इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इसमें आपको कैसे बाउंड स्टेट चेक करेंगे, एनर्जी आइगन फंक्शन को लास्ट लेक्चर में कॉस फॉर्म होगा 0 to L इनसाइड द वेल, या कॉस फॉर्म होगा, साइन फॉर्म होगा, रेडियस रेंज, एनर्जी रेंज, ये आपको लास्ट लेक्चर में सम टाइम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स आपको कंपेयर करने होंगे कि रेडियस को डायरेक्ट कैसे नोट करें और वहाँ पे आर्गुमेंट को स्केलिंग किस फैक्टर। There are only 3 bound states for a particle of mass m in a one-dimensional potential well of the form shown in the figure. आपको पोटेंशियल वेल डायग्राम में शो किया हुआ है। अगर आप ये पोटेंशियल की डेफिनेशन को कंपेयर करें तो पोटेंशियल अभी भी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, बट मैंने आपको पोटेंशियल वेल जो आप आर्टिकल डिस्कस किया है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के रिगार्डिंग, वो हाइट के लिए डिस्कस किया है, यहाँ पे डेप्थ है, ये एक्स एक्सिस है और ये पार्ट माइनस वी नॉट के लिए है। द डेप्थ वी नॉट ऑफ द पोटेंशियल सेटिस्फाई द कंडीशन। आपको वी नॉट के लिए रेंज फाइंड करना है 3 बाउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पे अगर आप सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल जो आर्टिकल में डिस्कस किया था उससे अगर आप कंपेरिजन करें तो एक माइनर चेंज है। इसके पोटेंशियल डेफिनेशन को कंपेयर करिए, यहाँ पे पोटेंशियल और इनसाइड द पोटेंशियल वेल रीजन पोटेंशियल वैल्यू, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल है माइनस वी नॉट। तो जो के डेफिनेशन थे उनमें चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे के फर्स्ट और के सेकेंड डिफाइन करूँ तो के फर्स्ट अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे तो ये सपोज किसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग सर वी नॉट है माइनस वी नॉट क्यों होगा? स्टेटमेंट पढ़ो। वी नॉट लिखा है सर, डेप्थ कब आता है? माइनस वी नॉट होगा ना डेप्थ। देखो ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर भी है, यहाँ पे ही वी नॉट ये डॉट डॉट है, इसी में माइनस वी नॉट लिखा हुआ है। बाकी डेप्थ से भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये पॉइंट है माइनस वी नॉट के लिए, ओके सर। इसलिए मैंने सेपरेट लिखा माइनस वी नॉट। और डेप्थ से भी आइडिया है, अगर v इक्वल टू 0 लेवल से हायर में वैल्यूज होंगी तो वो हाइट बताएगा, और v इक्वल टू 0 से लोअर वैल्यूज होंगी तब वो डेप्थ बताएगा। तो v इक्वल टू 0 से लोअर वैल्यू मींस नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, सपोज ये एनर्जी है, जब ये एनर्जी लेंगे तो फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल से एनर्जी लेस है, और जब एनर्जी लेस होगी तो ये नेगेटिव पार्ट बनेगा। के थर्ड भी सेम बनेगा। आप चाहे तो टेबल से कंपेयर करके रिजल्ट तो फाइंड कर सकते थे, बट क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। के सेकंड सभी अपने नोटबुक में डिफाइन करना, जरा क्या फॉर्म बनेगा के सेकंड स्क्वायर का। अगर आप ये ऑल 3 रीजन में के करेक्टली डिफाइन कर लेते हैं तो समटाइम वेव फंक्शन फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे तो बाउंड्री स्टेट पूछा है, तो आर्टिकल में जो आपको पॉइंट सही किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी पोटेंशियल में मॉडिफिकेशन होगा वो आप रिलेट कर सकते हैं। तो के फर्स्ट और के थर्ड मैंने डिफाइन कर दिया, वो भी चेक करना करेक्ट है या नहीं। के सेकंड स्क्वायर और डिफाइन करिए। टू एम ई माइनस वी नॉट स्क्वायर ई प्लस वी नॉट ई माइनस वी नॉट। ये फॉर्म करेक्ट है, ये फॉर्म करेक्ट है और ये फॉर्म करेक्ट है, ये फॉर्म करेक्ट है। मैंने 4 फॉर्म्स आपको यहाँ पे नोट कर दी। सर फर्स्ट वाली है सर, थर्ड वन। देखो सभी को पहले सबसे पहले आप चेक करिए के को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म को आप एक बार रेफरेंस लीजिए। d टू साई बाई dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर। सेकंड रीजन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू ये श्रोडिंगर इक्वेशन में e माइनस vx होता है, और पोटेंशियल की वैल्यू जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे vx इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट। तो आपके पास ओनली 2 चॉइस बचती हैं जिनमें आपको कंपेरिजन करना है, एक तो ये फॉर्म और एक इसमें टोटल में माइनस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। ये दीज 2 फॉर्म यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो ये पॉजिटिव चेक करने में, ये दीज 2 फॉर्म अलाउड नहीं थी, ये फॉर्म अलाउड हो सकती है, या माइनस ऑफ ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e प्लस v नॉट, जो भी इनमें पॉजिटिव होगा वो अलाउड हो जाएगा। पॉजिटिव तो ये वाला है 1/h e प्लस v नॉट। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं e भी नेगेटिव है, e को मैंने ले लिया -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस वी नॉट की वैल्यू अगर आप e से लेस लेंगे तो माइनस वी नॉट वैल्यू -3 हो सकता है, 0.5 नहीं हो सकता है। तो वी नॉट की एब्सोल्यूट आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे कि वी नॉट वैल्यू
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब आप ये E प्लस वी नॉट फाइंड करेंगे, जो फॉर्म बन रहा है, E वैल्यू -1 है और वी नॉट वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्म पॉजिटिव है, ये फॉर्म नेगेटिव है। किसी को डाउट है तो एक बार कंपेयर कर लीजिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। ये फॉर्म यहाँ पे करेक्ट है पॉजिटिव पार्ट के लिए। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। तो क्वेश्चन में आप कंपैरिजन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे जो मैंने आर्टिकल बताया, बट वहाँ दैट आर्टिकल के लिए और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कंपेयर कर लीजिए, के वैल्यूज मैच नहीं करती। जब के वैल्यूज मैच नहीं करेंगी तो वेव फंक्शन फॉर्म में भी हो सकता है आपको चेंज हो जाए, वेव फंक्शन फॉर्म मॉडिफाई हो जाए। बट एक पॉइंट और यहाँ पे चेक कर लें, अगर आप के फर्स्ट स्क्वायर और के सेकंड स्क्वायर को ऐड करेंगे और आपने कहीं मिस्टेक नहीं किया है तो एनर्जी वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, ये टर्म ओनली पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। आप चेक कर सकते हैं ये एनर्जी और ये यहाँ पे जो एनर्जी टर्म है वो अपोजिट साइन में है, तो एनर्जी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म जब आप के फर्स्ट और के सेकंड स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये टर्म ऑलवेज ट्वाइस mv नॉट बाई h स्क्वायर बनेगा। इसके आगे जब आप अल्फा बीटा डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेशन में चेंज हो सकता है, बट जब के स्क्वायर के लिए एडिशन करेंगे तो ये टर्म ऑलवेज पोटेंशियल के टर्म्स में बनेगा। तो इस पॉइंट पे फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी 3 बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करना है अगर, फॉर 3 बाउंड स्टेट और टू एग्जिस्ट 3 बाउंड स्टेट, बाकी फॉर्म यहाँ पे सेम रहेंगे। तो रेडियस वैल्यू के लिए आपको कंडीशन मिल गया जो आपको पहले हिंट किया था कि 0 to π/2 1 बाउंड स्टेट, π/2 to π 2 बाउंड स्टेट और π to 3 π/2 π to 3 π/2 3 बाउंड स्टेट बनेगी। स्क्वायर किया ये पाई स्क्वायर और ये 9 पाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे रेडियस जो आपको लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, तो यहाँ पे बाउंड्रीज -a/2 और +a/2 पे हैं, तो सर नीचे 4 आएगा 9 पाई स्क्वायर बाय 4। ओके ओके। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a/2 जब आप ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो साइन और कॉस के आर्गुमेंट में जब वेव फंक्शन पे कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई किया तो ये +a/2 और -a/2 आएगा। मैंने आपको ये हिंट किया कि रेडियस बनाने के लिए इस टर्म में जब आप अल्फा बीटा डिफाइन करते हैं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का जहाँ पे बाउंड्री पोजीशन है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको अब रेडियस का आइडिया बन गया यहाँ पे कि रेडियस स्क्वायर क्या पार्ट बनेगा। आप चेक कर सकते हैं जो आर्टिकल में मैंने ये फाइंड करना बताया था वो आपको डायरेक्ट नोट हो जाएगा। अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो आप ये करेक्टली रिलेट कर सकते हैं, बट मैं फिर से आपको पॉइंट कर रहा हूँ, मैं ऑलवेज ये नहीं करा कि यही फॉर्म बनेगा, क्योंकि यहाँ बाउंड्री की पोजीशन मैच करती है इसलिए रेडियस फॉर्म मैच कर गया। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन mv0 a स्क्वायर बाई ट्वाइस h क्रॉस स्क्वायर एंड लेस देन 9 पाई स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे v0 के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ट्वाइस पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई m a स्क्वायर से ग्रेटर होगा और लेस बनेगा 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। तो 3 बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए आप ये रेडियस रेंज से पोटेंशियल का, डेप्थ का और हाइट का कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। तो जब भी आपको ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल, सेमी फाइनाइट पोटेंशियल वेल पे प्रॉब्लम आए तो श्रोडिंगर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप के डिफाइन करिए। कहीं वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो वेव फंक्शन, अदरवाइज जो अल्फा बीटा डिफाइन करना बताया था, अल्फा बीटा के रिलेशंस बताए थे और रेडियस के, ये पॉइंट्स आपको अगर रिलेट हो जाते हैं तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 37, प्रॉब्लम नंबर 3। पेज नंबर 37, प्रॉब्लम नंबर 3। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए खुद से। A particle in one dimension is in the potential v function of x is equal to infinite for x less than 0 minus v naught if x lies between 0 to l otherwise 0। अब अगर ये पोटेंशियल को आप ड्रॉ करेंगे ये x, ये v फंक्शन ऑफ x, ये x इक्वल टू l, ये बाउंड्री पोजीशन और ये पॉइंट x इक्वल टू 0। इसके x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू लेफ्ट पे ये पोटेंशियल इनफाइनाइट है इधर, और यहाँ पे पोटेंशियल v इक्वल्स माइनस v नॉट है और ये पोटेंशियल 0 वाला लेवल है। तो आपको क्वेश्चन में जो पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे टोटल स्पेस को आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आपको इसको फर्स्ट रीजन मान लें, इसको सेकंड और इसको थर्ड, या आप ये रीजन को मैंने नंबरिंग नहीं किया, इस रीजन को मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, जो रिक्वायर्ड होंगे उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस रीजन के लिए मैंने कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया। आप पार्टिकल एज्यूम करेंगे इनसाइड द वेल। अब पार्टिकल अगर इधर मोशन करता है तो इधर वो फाइनाइट पोटेंशियल बाउंड्री को फेस करेगा जिसको पेनिट्रेट कर सकता है। इट मींस फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में पार्टिकल जा सकता है। सपोज अब मैंने इसको थर्ड रीजन कह दिया, अगर पार्टिकल इधर मोशन करेगा तो इधर इनफाइनाइट हाइट और इनफाइनाइट विड्थ वाला रीजन है जिसको पार्टिकल, कोई भी रियल पार्टिकल ओवरकम नहीं कर सकता है, कोई भी पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। और जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो थर्ड रीजन का वेव फंक्शन आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करने में, रिलेट करने में कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैंने थर्ड रीजन का रिजल्ट विदाउट सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन आपको ये हिंट कर दिया कि यहाँ पे वेव फंक्शन 0 बनेगा। अब पार्टिकल को इनसाइड द वेल एज्यूम करेंगे और इनसाइड द वेल से पार्टिकल लेफ्ट में भी मोशन कर सकता था, राइट में भी। जब पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ मोशन करेगा तो x इक्वल टू 0 पे वो बाउंड्री फेस करेगा जिस बाउंड्री पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है और उसका विड्थ भी इनफाइनाइट है बाउंड्री का। तो ऐसी बाउंड्री को पार्टिकल कभी पेनिट्रेट नहीं करेगा, और जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो पार्टिकल कभी भी x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में ऑब्जर्व नहीं होगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x विल बी 0, और जब प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस केस में वेव फंक्शन भी 0 बनेगा। तो थर्ड रीजन का वेव फंक्शन मैंने 0 कर दिया, जैसे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में आउटसाइड द पोटेंशियल वेल रीजन के लिए मैंने 0 किया। बट अगर पार्टिकल इनसाइड द वेल से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के लिए मोशन करेगा तो x इक्वल टू l पे वो बाउंड्री फेस करेगा जिसपे पोटेंशियल फाइनाइट है, और फाइनाइट पोटेंशियल को पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है, वो आपको पोटेंशियल स्टेप में भी हिंट किया हुआ है, और फाइनाइट पोटेंशियल वेल के आर्टिकल में फर्स्ट और सेकंड रीजन के लिए के डिफाइन करेंगे। एक इजी अप्रोच है जो आपको मैंने अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी हिंट किया कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपने कोई एक एनर्जी लाइन एज्यूम कर लिया और कोशिश करें जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां पे आप इजीली के को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रीजन में आपको सभी को पोटेंशियल के डेफिनेशन से और मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया इससे आपको सभी को कंफर्म है कि सेकंड रीजन में पोटेंशियल 0 है, और जब सेकंड रीजन में पोटेंशियल 0 होगा तो अभी लास्ट प्रॉब्लम में आपको ये हिंट किया था कि अगर एनर्जी नेगेटिव है तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ के स्क्वायर में आपको -2 me/h² में सेकंड रीजन में पोटेंशियल 0 है, और फर्स्ट रीजन के लिए पोटेंशियल -v0 है। जो 0 to l वाला रीजन है वहां पे पोटेंशियल -v0 है। तो इस रीजन में आपको के फर्स्ट स्क्वायर अब श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो ये पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने से e + v0 फॉर्म बनेगा, e - v0 और v0 - e फॉर्म नहीं बनेगा, तो 2 me + v0/h²। और अभी आपको ये कंफर्म कराया लास्ट प्रॉब्लम में कि ये टर्म पॉजिटिव होता है। तो चाहे आप फिर से एक बार आपकी चॉइस है, आप क्रॉस चेक कर लें, बट आपको ये टर्म भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो ये के फर्स्ट और के सेकंड मैंने डिफाइन कर दिया। अब फर्स्ट रीजन में एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है, जब एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, a sin k फर्स्ट x प्लस b cos k फर्स्ट x, ये जनरल सॉल्यूशन नोट हो गया। बट यहाँ पे आप चेक करें वही वेव फंक्शंस एक्सेप्टेबल होंगे जो x = 0 पे 0 हो जाएंगे। बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ से पता कंफर्म हो रहा है कि फर्स्ट और थर्ड रीजन की कॉमन बाउंड्री x = 0 पे है, और वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे जो बाउंड्री x = 0 पे 0 हो जाएंगे। फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन x = 0 पे 0 होना चाहिए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये सिमिलर स्टेप आपको कहीं किसी ना किसी पोटेंशियल स्टेप के लिए डिस्कस हो गए, तो जैसे ही आप यहाँ पे x = 0 प्लेस करेंगे तो साइन तो 0 बन जाएगा, cos 0 नहीं बनेगा। इस कंडीशन से आपको कंफर्म होगा कि b श्योरली 0 है। डिपार्टिंग बॉक्स में आपको डिस्कस किया हुआ, और जैसे ही आपने कंडीशन अप्लाई किया तो साई फर्स्ट आपको कंफर्म हो गया कि ओनली यहाँ पे साइन फॉर्म बनेगा। सेकंड रीजन के लिए आपको वेव फंक्शन का फॉर्म पहले जनरल सॉल्यूशन नोट करेंगे, और जनरल सॉल्यूशन सेकंड रीजन के लिए आपको नोट होगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, एनर्जी पोटेंशियल से लेस है, और एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो डिकेइंग टर्म्स आपको यहाँ पे बनेंगे एक्सपोनेंशियल k सेकंड x प्लस d एक्सपोनेंशियल -k सेकंड x। मैं पहले जनरल सॉल्यूशन हर बार आपको नोट किया हूँ, फिर आपको वहाँ पे क्या टर्म 0 बनेगा क्या टर्म नॉन 0 होगा उसके लिए हिंट किया हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही आप x को सेकंड रीजन के लिए आप इन्फिनिटी लेंगे तो c एक्सपोनेंशियल k सेकंड, ये जस्ट रिपीटेड कांसेप्ट है, रिपीटेड स्टेप है, मोर टाइम आपको हिंट होगा। ये टर्म इनफाइनाइट होगा और ये वेव फंक्शन को फाइनाइट करने के लिए c 0 होना चाहिए, और जैसे आपने c को 0 किया तो सेकंड रीजन का वेव फंक्शन अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये पार्ट बनेगा। अब आप ये कंपेयर करिए, एनालॉजी करिए, अगर मिडिल रीजन में साइन हो और एक साइड आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो आपको जो एक रिलेशन बन रहा था k फर्स्ट और k सेकंड में, ये रिकॉल करिए, माइनस ऑफ k सेकंड कॉट k सेकंड बन रहा था। चाहे तो आप फिर से डेरिवेटिव की कंडीशन से अप्लाई कर लें यहाँ पे कि d साई फर्स्ट बाय dx एट x = l, पहले साई फर्स्ट और साई सेकंड को इक्वल करें फिर डेरिवेटिव को इक्वल करें, क्योंकि x = l पे जो बाउंड्री है वो फाइनाइट है तो वेव फंक्शन भी कंटीन्यूअस होगा और डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस होगा। तो दीस टू बाउंड्री कंडीशंस आपने पहले भी अप्लाई किया था, ओनली फर्स्ट और सेकंड नोटेशन चेंज हो सकता है। तो इससे आपको आर्टिकल में आप सम पॉइंट्स को एनालॉजी करेंगे तो सम स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, जैसे ही आप ये बाउंड्री अप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट में बनेगा l। ये मैंने डायरेक्ट आपको नोट कर दिया ये कंडीशन से अप्लाई करके, जिसको ये डायरेक्ट नोट ना हो ये कंडीशन से अप्लाई कर लेंगे, बट आपको डायरेक्ट नोट करना आना चाहिए जिससे सम स्टेप्स आप स्किप कर पाएं। जैसे ही आपको ये कंफर्म हुआ कि मिडिल पोर्शन में साइन फॉर्म है और आउटसाइड में एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फॉर्म है, तो आप रिकॉल करिए सिमेट्रिक फाइनाइट पोटेंशियल वेल में जब मैंने cos फॉर्म लिया था तब रिलेशन बन रहा था k फर्स्ट = k सेकंड tan, और जब साइन फॉर्म लिया तो k फर्स्ट = माइनस ऑफ k सेकंड cot टर्म बन रहा था। ये सभी को रिकॉल हो रहे होंगे पॉइंट। अब tan और cot के आर्गुमेंट में l/2 बनेगा, l/4 बनेगा, a बनेगा, उसके लिए आपको शॉर्ट वे डिस्कस किया। आप चेक करें कि बाउंड्री पोजीशन कहां पे है नॉन जीरो पार्ट के लिए, यहाँ पे l पे है तो आर्गुमेंट में वही पार्ट आएगा, और इसको आप स्केल करेंगे। तो स्केल करने के लिए आप जो बाउंड्री आप एब्सोल्यूट पोजीशन ले रहे थे, आर्टिकल में a/2 था तो आपने a/2 मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे मैंने l मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, जिससे सेम इंटरवल पे आप इसको प्लॉट कर पाए। इसको अल्फा और इसको बीटा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेशन बन गया अल्फा = -बीटा कॉट बीटा, जिसको आप नोट कर सकते हैं बीटा tan π/2 प्लस बीटा। और अनदर रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू k फर्स्ट स्क्वायर प्लस k सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर। दीस डेफिनेशंस को जब आप यूज करेंगे, और k फर्स्ट स्क्वायर प्लस k सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पे दीस टर्म को ऐड कर लीजिए। ये अभी आपको हिंट किया था कि जब k स्क्वायर के एडिशन के लिए आप चेक करेंगे तो ये टर्म 2 m/v0/h² बनेगा, और यहाँ पे l स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेडियस वैल्यू कंफर्म हो गया। अब आप ये चेक करिए, ये रेडियस वैल्यू आर्टिकल से मैच नहीं करता है। ये r स्क्वायर वैल्यू जो आर्टिकल में रेडियस था, जो मैंने आपको हिंट किया कि मेमोराइज
करेंगे तो पोटेंशियल की डेफिनेशन को जरूर रेफरेंस ले लें। यहाँ पे आप रेडियस को चेक कर लीजिए, रेडियस वैल्यू आर्टिकल से डिफरेंट है, ट्वाइस एम वी नॉट एल स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये रेडियस बनेगा। इफ देयर इज एट लीस्ट वन बाउंड स्टेट, वन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए जब ये प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लॉट अलाउड होंगे। ये लास्ट लेक्चर में आपको हिंट कर दिया था कि ओनली पॉजिटिव प्लॉट अलाउड होंगे, नेगेटिव प्लॉट अलाउड नहीं है। तो 0 to π/2 नेगेटिव प्लॉट बनेगा जो अलाउड नहीं होगा, बट π/2 से पाई पे पॉजिटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव अलाउड नहीं है, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव प्लॉट अलाउड होंगे, ये पार्ट अलाउड होगा। अब यहाँ पे वन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए, टू एग्जिस्ट ओनली वन बाउंड स्टेट, आर की कंडीशन आपको पता चल गया, आर वैल्यू π/2 से टच कर जाए या π/2 से ग्रेटर हो बट पाई से लेस होना चाहिए। अब स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करें। इफ देयर इज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट, द मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 पूछा है और V0 से R डिपेंडेंट है, तो जब V0 मिनिमम होगा तो R भी मिनिमम होगा, और वन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए R की मिनिमम वैल्यू कितना है, π/2। अब ये R स्क्वायर, या तो रेडियस वैल्यू प्लेस कर लें फिर उसका स्क्वायर कर लें, तो V0 की मिनिमम वैल्यू आपको कंफर्म होता है। V0 के प्लेस में मैंने V0 मिनिमम वैल्यू चल गया, इसको स्क्वायर किया तो ट्वाइस m V0 मिनिमम L स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर मस्ट बी पाई स्क्वायर बाई 4, और V0 मिनिमम के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, दैट इज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8m L स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन कर, तो कैसे आप जो आर्टिकल के स्टेप हैं उनसे कुछ पॉइंट्स रिलेट कर लेंगे तो आप सम स्टेप स्किप हो जाएंगे, जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे इस पोटेंशियल के लिए जो आपको प्रॉब्लम में डिफाइन किया है, ये आर्टिकल में पहले नहीं पढ़ाया एसएच, अगर एसएच पढ़ा होता तो आर्टिकल को कंप्लीटली आप कंपेयर करके रिजल्ट सॉल्व कर लेते, आप करेक्ट ऑप्शंस फाइंड कर लेते। बट जो भी यहाँ पे एनालॉजी है, जैसे यहाँ पे टू फॉर्म में कर रहे हैं जनरल पार्ट के लिए, इनमें से कोई एक प्रेजेंट हुआ तो दैट पार्ट के लिए आप एनालॉजी कर सकते हैं, ये रिलेशन पे आप एनालॉजी डायरेक्ट नॉट कर सकते। सर हाँ जी, इसमें K2 = -K1 cot K1L नहीं आएगा सर, जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद लिखे हैं सर? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? ओके, वो नोटेशन से चेंज हो गया होगा। देखो यहाँ पे जो फॉर्म है ये K फर्स्ट है और 10 ये यहाँ पे फर्स्ट बनेगा सर, जो K साइन और कॉस के साथ नोटेशन है उसके साथ वो बनेगा, ये करेक्ट है। ये K सेकंड और ये K फर्स्ट, ऐसे आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ये यहाँ पे बहुत इजी वे है कि जो आपके साइन के और कॉस के साथ हैं वही तो tan और cot के आर्गुमेंट में बनेंगे, वो नोटेशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमसे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? सर यदि V max के लिए कंडीशन करने तो कैसे आएंगे सर? मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होता, हमें मिनिमम पता है। लास्ट लेक्चर में भी आपको ये हिंट किया था कि लोअर लिमिट में आप इक्वलिटी अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट में इक्वलिटी नहीं। ये सर जो आपने प्लॉट किया ये ऑड फंक्शन से साइन ऑड फंक्शन है, इसी को अब यहाँ पे इवन और ऑड नहीं कह सकते भाई, देखो ये आपको खुद से इतनी बार बता दिया गया है, इवन और ऑड चेक करना होता है तो हम x की इक्वल और अपोजिट वैल्यू प्लेस करते हैं, x को माइनस x करते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आप चेक करिए L/2 पे, पोटेंशियल को भी चेक कर लीजिए और वेव फंक्शन को भी चेक कर लीजिए, फिर आप चेक करें x = -L/2 पे, पोटेंशियल को भी और वेव फंक्शन को भी। ना तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, और जब वेव फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो आपको जरूरी नहीं कि वेव फंक्शन की, जब पोटेंशियल अनसिमेट्रिक है तो वेव फंक्शन की पेरिटी डेफिनेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और आप चेक भी कर लीजिए, x = L/2 पे वेव फंक्शन आप इस पार्ट से फाइंड करेंगे, और -L/2 पे वेव फंक्शन 0 है, क्या वो ऑड की कंडीशन सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, ठीक है। ओनली साइन बिहेवियर से हम ये नहीं कह सकते कि ऑड है, कॉस बिहेवियर से हम ये नहीं कह सकते कि ऑड है। अगर वो होल स्पेस में होता, साइन और कॉस बिहेवियर या इस तरह का बिहेवियर होता कि होल स्पेस में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि साई फंक्शन ऑफ -x = साई x, तब फंक्शन इवन होगा, और साई फंक्शन ऑफ -x = -of साई x, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है होल स्पेस के लिए तब वो ऑड पेरिटी होगा। बट यहाँ पे ओनली साइन फॉर्म से आप ये चेक नहीं कर सकते कि ऑड पेरिटी है, ठीक है। सर एक बार सर K2 के लिए बता दो सर, ये K2 स्क्वायर माइनस भी कैसे सर, एक बार बता दीजिए। अब आप चेक करिए, देखो मैंने एक हिंट किया, पहले वहाँ पे K डिफाइन करें स्क्वायर में जहाँ पोटेंशियल 0 है, कहाँ पे 0 है आप बताइए? 3 रीजन में, सेकंड रीजन में 0 है, यस सर। और सेकंड रीजन में पोटेंशियल 0 है और एनर्जी नेगेटिव है। अगर आप ये प्लस कर लेते तो क्या ये करेक्ट डेफिनेशन बनता? सर जो एनर्जी हमने नेगेटिव लिया सर, वो हमने वो तो इन रेफरेंस टू द बॉक्स के अंदर के रेफरेंस में लिया ना, कि मतलब वो -V0 से नीचे नहीं हो सकती, उससे ऊपर होगी, तो एनर्जी तो नेगेटिव है। वो सर वो गिवन नहीं है ना सर, वो हमने लेट किया ना। बाउंड अगर एनर्जी को ये आप एज्यूम कर लोगे पॉजिटिव, क्या पार्टिकल बाउंड की कंडीशन को फॉलो करेगा? नहीं सर, ओके सर, हमें तो ये बाउंड स्टेट चेक करनी है ना। ठीक है सर, समझ आ गया सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एनर्जी लेस देन V0 ही लेंगे हम? मैंने लेस देन V0 कहाँ लिया है? आप डायग्राम से देखिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन देखिए, आप खुद से एज्यूम कर लेते हैं आप लोग। मैंने कब कहा कि एनर्जी लेस देन V0 है? इसी रीजन में ऐसा बना कि एनर्जी लेस देन V0 है, जो पूछ रहे हैं। नहीं सर। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि लेस देन V0 कैसे पता चला?
सर इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमने कौन सा केस लेना है? एनर्जी पोटेंशियल से लेस या एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर, इसकी बात कर रहे हैं, या आप एनर्जी पोटेंशियल v इक्वल टू 0 से लेस है या एनर्जी v इक्वल टू 0 से ग्रेटर है, इस पे डाउट है? किस पॉइंट पे डाउट है वो तो बताइए। सर एनर्जी कैसे पता चलेगा कि भाई वी नॉट से ज्यादा है या कम है? v नॉट से यहाँ पे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? v नॉट तो आप ये देखिए माइनस v नॉट है, v नॉट से तो यहाँ पे ज्यादा कहीं पे हुआ ही नहीं, तो माइनस v नॉट से ज्यादा कह सकते हैं आप। v नॉट से कहाँ हो रहा है? v नॉट के तो कहीं रेफरेंस ही नहीं है पोटेंशियल में। मतलब जो आपने ये लाइन ली है आप लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं, अब से पहले ये हाइट के लिए पढ़ रहे थे तो अब भी आपको यही डाउट हो रहा है। मैं अगर यहाँ पोटेंशियल का रेफरेंस नहीं देता कि इक्वल टू 0 लेवल कहाँ पे है, अब आप चेक करिए, एक तो ये पोटेंशियल है, अब यहाँ पे मैंने लिया ये एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये वी एक्स है, सेम पोटेंशियल मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, अब की बार मैंने एक्स एक्सिस ये ले लिया, तो यहाँ तो ये वी नॉट है और यहाँ पे ये वी इक्वल टू 0 है। अब आप बताइए कहाँ इस जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया इसमें कहीं जिस रीजन को आप वी नॉट मान रहे हो वी नॉट है ही नहीं, वो तो 0 रीजन है, वी इक्वल टू 0। अगर मैं ये एनर्जी लाइन ड्रॉ करूंगा जो वहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम में है और एक सेम ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो इस पार्ट में तो डाउट है कि एनर्जी लेस देन वी नॉट बन रहा है इस रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए, बट यहाँ पे कहाँ वी नॉट से ग्रेटर और लेस आप कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पे तो v 0 हो गया ना। 0 से कंपेयर करो ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप डायग्राम को खुद से आप पहले आर्टिकल से रिलेट कर ले रहे हो, ये नहीं देख रहे कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। ओके सर। सर जैसे हमारी v की वैल्यू तो 0 है, तो जब हम सेकेंडरी इक्वेशन में पुट करते हैं माइनस v की तो 0 होगी, फिर वो नेगेटिव एनर्जी कैसे है, ऐसे वो नहीं समझ आया। ये अब तक जितने भी आपको कंप्लीटली फ्री पार्टिकल से लेके जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, मैंने सभी आर्टिकल्स में k को डिफाइन करने के लिए आपको ये हिंट किया कि वो पॉजिटिव होना चाहिए स्क्वायर। ये पॉइंट तो रिकॉल हो रहा है आपके अकॉर्डिंग सेकंड रीजन में ये श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा, मैंने भी यही श्रोडिंगर इक्वेशन लिया है। अब यहाँ पे साई के कोएफिशिएंट को हमें k स्क्वायर में डिफाइन करना है, अब इसको लाइक दिस डिफाइन करेंगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बन जाए, क्या ये पॉजिटिव है? बोलिए। अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है, तो आपने ड्राग डेल्टा में जब मैंने अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल डिस्कस किया तब आप लोगों ने किसी ने डाउट नहीं पूछा बाउंड केस के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए कि सर आपने माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया? वहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था? अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए एनर्जी जब नेगेटिव है तो एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी ना, एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस 0.5 हो सकती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई भी सेम यूनिट ले लीजिए, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है एनर्जी इस डायग्राम के लिए, इस लास्ट प्रॉब्लम के लिए? बोलिए क्या ये एनर्जी पॉसिबल है? सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस केस में इस एनर्जी पे पार्टिकल बाउंड नहीं रहेगा, प्रॉब्लम में बाउंड स्टेट मेंशन किया है, तो ये एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ से कोई भी एक एनर्जी यहाँ पे प्लेस करिए, अगर ये साइन आप प्लस ले रहे हैं और आपने यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस कर दी, क्या ये मल्टीपल ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिजल्ट है प्लस बनेगा? नहीं बनेगा, बट प्लस करने के लिए हम अगर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस बन गया, ठीक है। यही मैंने आपको प्रॉब्लम में हिंट किया है कि जब भी एनर्जी नेगेटिव लेंगे, कोई भी आर्टिकल चेक कर लीजिए, जब भी एनर्जी नेगेटिव आई होगी, लेस देन 0 ड्रॉ की होगी, अगर वहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो k स्क्वायर ये डिफाइन किया होगा। मोनिका सिंह, म्यूट कर लो। मोनिका सिंह, ये क्लियर हुआ अब? ये नहीं जिनको जो पूछ रहे थे k स्क्वायर। सर आर्टिकल में आपने k सेकंड को पॉजिटिव करने के लिए v नॉट माइनस e करने को बोला था ना। मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये पार्ट देखिए, जो डाउट पूछ रहे हैं पहले वो यहाँ पे रेफरेंस ले लें कि ये जो नोटेशंस हैं k फर्स्ट और k सेकंड, मैंने प्रॉब्लम में k सेकंड को किस पोर्शन को लिया है, सेकंड रीजन क्या बताया, आर्टिकल में सेकंड कोई और रहा होगा, इससे तो डाउट और इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो रेफरेंस लेना कहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं, कंसेप्ट सेम है कि स्क्वायर में टर्म पॉजिटिव बनाना है, k की डेफिनेशन हमें लाइक दिस लेनी है कि k स्क्वायर रियल और पॉजिटिव बने, k की डेफिनेशन भी पॉजिटिव और रियल बने, बट इनके जो सफिक्स में नोटेशंस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो रीजन वाइज है, तो वो रीजन कुछ आर्टिकल से डिफरेंट हो सकता है। तो आप पहले ये बताइए इस प्रॉब्लम में k सेकंड स्क्वायर अब सभी को कंफर्म हुआ या नहीं कि ये -2me/h स्क्वायर करेक्ट डेफिनेशन बनेगा? अब फर्स्ट रीजन में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को रिलेट करें, श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट रीजन के लिए फॉर्म बनेगा 2m, जब e - vx फॉर्म में, vx यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है फर्स्ट रीजन में, तो फॉर्म बना e + v0 psi x। तो आपके पास अब k फर्स्ट स्क्वायर डिफाइन करने के सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, आप अपनी चॉइस से जो यहाँ पे फॉर्म नहीं बन रहा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, आपके पास सिर्फ 2 चॉइस अवेलेबल है यहाँ पे k स्क्वायर डिफाइन करने की, कि या तो आप 2m e + v0 या आप 2m/h स्क्वायर e + v0 में आप माइनस मल्टीप्लाई करें, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे जो भी टर्म पॉजिटिव हो रहा होगा वो कट हो जाएगा, ये अभी डिस्कस किया था कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। अगर अभी भी किसी को ये डाउट हो कि कैसे पॉजिटिव है तो वो डाउट पूछ सकता है। अगर इस पार्ट पे, इस स्टेप पे, इस स्टेटमेंट पे डाउट नहीं है कि 2m/h स्क्वायर e + v0 पॉजिटिव है, इस पे डाउट नहीं है, फिर आपका जो डाउट पूछ रहे हैं उनको डाउट नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो हर बार यही कहा है आपसे कि साई के कोफिशिएंट को श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको करेक्ट डेफिनेशन लेना है कि k स्क्वायर रियल और पॉजिटिव बने, और वहां से जब k फाइंड करेंगे वो रियल और पॉजिटिव बने। क्लियर हो गया अब? नहीं
लगता है शायद ये 5-6 आर्टिकल्स में के डिफाइन करना बता दिया। अगर अभी भी डाउट है तो फिर आगे आपको चांस नहीं मिलेगा डिफाइन करने का करेक्टली। प्रॉब्लम में तो कोई डाउट नहीं है अब? सर मतलब कभी कभी के सेकंड वहाँ पे कंडीशन क्या दी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। के सेकंड कहाँ दिया है? कैलकुलेशन के पार्ट में बोलो सर। मैं नहीं समझ पा रहा, पूछना क्या जा रहा है आप? के फर्स्ट और के सेकंड तो आप रीजन वाइज खुद से अज्यूम कर रहे हैं ना, के फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी दिया है। वैसा नहीं सर, हर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है ना उसके हिसाब से हम वेव फंक्शन तैयार सेकंड में करेंगे। पोटेंशियल का जो डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन डिफाइन करेंगे। फिर आप उनमें देखें एनर्जी और पोटेंशियल का फॉर्म क्या, वैल्यू क्या है, कैसे आप एनर्जी और पोटेंशियल का कंपेरिजन ले रहे हैं, ई लेस देन पोटेंशियल है या ई ग्रेटर देन पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन में साई का जो भी कोफिशिएंट बनेगा उसको आपको के स्क्वायर में डिफाइन करना है और वो डेफिनेशन पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। ये पॉइंट को आप ध्यान रखें, इससे आपको करेक्ट डेफिनेशन का आइडिया मिलेगा। आप अपने चॉइस से ई माइनस वी नॉट या ई प्लस वी नॉट या वी नॉट माइनस ई और ई माइनस वी नॉट को खुद से डिसाइड नहीं करिए। पहले श्रोडिंगर इक्वेशन में वो फॉर्म चेक करिए कि साई का कोफिशिएंट क्या बना, उसको आपको पॉजिटिव में डिफाइन करना। कंटिन्यू करें हम? कोई भी डाउट है क्या सर? थोड़ा सा सर, ये तो पता चल गया कि वो पॉजिटिव है ना, बट मतलब वैल्यू कैसे पता चलेगी ई की? ये x इक्वल टू 0 है, ये वी एक्स है, ये x इक्वल टू प्लस ए है और ये जो लेबल है वो x एक्सिस है, ये लाइन। फिर मैंने अनदर पोटेंशियल ड्रॉ किया, ये माइनस ए, ये प्लस ए, अब की बार ये x एक्सिस है। इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इस रीजन में पोटेंशियल V0 है, इस रीजन में पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे माइनस V0 है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। एक बार यहाँ पे जितने रीजन्स बनते हैं दोनों पोटेंशियल फॉर्म के लिए, ठीक है, जिसको डाउट है वो के डिफाइन कर ले। पहले यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन डिफाइन नोटेशन बन लिखे और उन रीजन में करेक्टली के स्क्वायर डिफाइन कर लें दीज टू पोटेंशियल फॉर्म के लिए, ठीक है। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कंपेयर कर लेना। तो पहले आप खुद से नोट कर लीजिए जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखते हुए, जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। जो मैंने अभी प्रॉब्लम के थ्रू या आर्टिकल में पॉइंट्स बताए उनके आप स्टेप्स फॉलो करिए। और यहाँ पे ये फर्स्ट रीजन में नोट कर दे रहा हूँ, हो सकता है सब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, ये सेकंड और ये थर्ड। सर बाउंड स्टेट के लिए करना है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने एक एनर्जी लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ये एनर्जी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एनर्जी लाइन। पहले दीज टू एनर्जी के लिए चेक कर लीजिए, बाकी फिर डिस्कस करें, और अगर डाउट रहेगा तो फिर एनर्जी लाइन चेंज कर देंगे। क्या लिखना है सर इनके लिए हमने? कौन पूछ रहा है? ओके। फर्स्ट डायग्राम के लिए नोट हो गया के सभी का? यस सर। देखो फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। आप पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको चाहे जो रीजन हो, ये फॉर्म आपको डिस्कस किया हुआ है। अब जिस रीजन के लिए लिखना है उस रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस करें। रीजन 1 के लिए d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर। रीजन 1 में पोटेंशियल 0 है, सभी को कंफर्म है? जी सर। अब ये साई का कोफिशिएंट है, अब इस साई के कोफिशिएंट को आपको के स्क्वायर में डिफाइन कर, के स्क्वायर के डिफाइन करना है, बट करेक्ट डेफिनेशन वो बनेगा जिसमें के स्क्वायर पॉजिटिव और रियल हो। अब यहाँ पे आपको कंफर्म है कि एनर्जी वैल्यू नेगेटिव है। और आप जितने भी आर्टिकल मैंने डिस्कस किए हैं या प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं उनमें आप चेक कर लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम और आर्टिकल में आपको डेफिनेशन नहीं लिया होगा मैंने के स्क्वायर का कि एनर्जी नेगेटिव हो और ऐसा जी आपको करेक्ट बता दिया हो। ये माइनस के साथ आपको है, ठीक है सर, क्लियर। अब आपको थर्ड रीजन के लिए भी चेक कर लीजिए, रीजन फर्स्ट और थर्ड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सेम बनेगा, तो यही डेफिनेशन के थर्ड स्क्वायर के लिए बनता है। अब सेकंड रीजन के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन आप नोट करेंगे तो पहले आप पोटेंशियल की वैल्यू को रीजन वाइज प्लेस करिए, और जैसे ही आपने सेकंड रीजन के लिए पोटेंशियल प्लेस किया माइनस V0, तो ये फॉर्म बन गया E प्लस V0, जो अभी लास्ट प्रॉब्लम में हिंट भी किया है। तो यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन अब ये आपको लेना है,
ये साई के मल्टीपल कोफिशिएंट को आपको स्क्वायर में डिफाइन करना है और करेक्ट डेफिनेशन के लिए हिंट किया कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए ई और वी नॉट की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम कर लीजिए और आप कंफर्म करिए कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। मैंने 3 रीजन में फर्स्ट पोटेंशियल डायग्राम के लिए विद गिवन एनर्जी आपको ये डेफिनेशन बता दी। और अभी भी डाउट है? बोलिए, किसी को अभी भी डाउट है क्या? यही पॉइंट्स मैं स्टार्टिंग से कंप्लीटली फ्री पार्टिकल से बताता रहा हूँ। अब तक तो आपको कॉन्फिडेंटली करेक्टली नोट करने आ जाने चाहिए। अगर इसी लाइन को मैं चेंज कर देता, फर्स्ट डायग्राम की ही बात कर रहा हूँ मैं अभी, अगर मैं ये लाइन को चेंज कर दूं, ये एनर्जी लाइन मैंने अपनी बारी से ऊपर ले ली, इस लाइन को जैसे ही मैंने ड्रॉ किया एनर्जी के लिए, एक तो पार्टिकल यहाँ पे बाउंड नहीं रहे, ठीक है, कैसे भी वो हिंट कर सकता है प्रॉब्लम में कि एनर्जी की लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। बाउंड वर्ड से, बाउंड वर्ड जैसे ही लेते तो एनर्जी नेगेटिव में लेना होता। ये अनबाउंड का केस है, स्कैटरिंग स्टेट के लिए वो वर्ड यूज कर सकता था तब भी, तब आपको कंफर्म होता कि एनर्जी लाइन इक्वल टू 0 से हायर पे लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, जब फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा तो ये अब ये एक ही डेफिनेशन में चेंज आएगा। एनर्जी पॉजिटिव है, जब एनर्जी पॉजिटिव होगा तो ये प्लस साइन के साथ आपको के स्क्वायर टर्म की बताया होगा। सेकंड रीजन के लिए अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, सेकंड रीजन में ये फॉर्म बनेगा, ये जैसे ही आपने पोटेंशियल प्लेस किया तो फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन सेम फॉर्म में आएगा। अब ये बाउंड के लिए तो मैंने बता दिया कि इनके स्क्वायर को ऐड करेंगे बाउंड स्टेट के लिए तो एनर्जी लाइन कैंसिल होना चाहिए, बट स्कैटरिंग के लिए जरूरी नहीं कि वो कैंसिल करे, ठीक है। तो अब ये देखिए ये टर्म पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हमारा डेफिनेशन क्या बना? तो मैंने अब तक यही बताया कि आपको के स्क्वायर इस तरह से डिफाइन करना है कि वो पॉजिटिव और रियल, करेक्ट हो गया। अब सेकंड डायग्राम के लिए फिर से आप, अगर डाउट है तो एक बार फिर से आप अप्लाई कर दीजिए। देखो फर्स्ट रीजन में तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो नहीं बनेगा, साई जीरो बनेगा, ठीक है। अब सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन पोटेंशियल यहाँ पे 0, सेकंड रीजन तो ये साई का कोफिशिएंट बनेगा ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे एनर्जी लाइन आप चेक करिए, एनर्जी 0 से हायर मींस पॉजिटिव एनर्जी है, तो करेक्ट डेफिनेशन यही बनेगा। थर्ड रीजन में आप चेक करिए, थर्ड रीजन में पोटेंशियल वैल्यू वी नॉट है, तो ये ई माइनस वी नॉट बनेगा थर्ड रीजन के लिए। तो के थर्ड आपको पॉजिटिव में डिफाइन करना है स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे फॉर्म है ई माइनस वी नॉट, ये डिफरेंस पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर। करेक्ट डेफिनेशन ये बनेगा। अब अगर एनर्जी लाइन को चेंज कर दें, मैंने एनर्जी लाइन ये ली, क्या फर्स्ट सेकंड रीजन में कोई चेंज होगा? नो सर। ना तो श्रोडिंगर इक्वेशन में कोई चेंज होगा और ना ही के स्क्वायर में कोई चेंज होगा सेकंड रीजन के लिए। थर्ड रीजन में चेंज हो जाएगा। थर्ड रीजन में क्या चेंज होगा कि इसको करेक्ट करने के लिए ये वी नॉट माइनस ई पॉजिटिव बनेगा। तो कोई डाउट नहीं? थैंक यू वेरी मच सर। सर एनर्जी की लाइन नीचे आ जाएगी तो मतलब वी नॉट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वही आप अपने अकॉर्डिंग क्यों एज्यूम कर रहे हैं? ये पॉइंट पोटेंशियल की डेफिनेशन से नहीं पता चला डायग्राम से कि पोटेंशियल वी पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर आप इसके आगे माइनस लगा दो ना, ई माइनस वी नॉट लिख दो और आगे माइनस लगा दो। आप लोग पता नहीं कंसंट्रेट होते हैं या नहीं होते। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इतना एग्जांपल देने के बाद भी आप अपने डाउट को हटाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो डेफिनेशन से आप यहाँ पे इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पहले ही प्लेस कर दिया, फिर से नेगेटिव कैसे हो गया? ये जो फॉर्म बनाए हैं ये आपने जब ये वी नॉट प्लेस किया तो आपको नहीं पता कि वी एक्स और वी नॉट में ये टर्म पॉजिटिव है कि नहीं। ये मैंने वी नॉट की डेफिनेशन को थोड़ी चेंज किया है, एनर्जी की लाइन को चेंज किया है। वी नॉट अगर पहले पॉजिटिव है तो एनर्जी की लाइन चेंज करने से वी नॉट नेगेटिव थोड़ी हो गया। जो पूछ रहे थे क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। वी नॉट तो जो पोटेंशियल का डेफिनेशन है, मैंने इस डायग्राम में एनर्जी की लाइन को चेंज किया, पोटेंशियल को थोड़ी चेंज किया मैंने। पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। बाकी अगर किसी को डाउट है तो लेक्चर कम जब ओवर हो जाए तब पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सर पेन सेलेक्ट करने के ऑप्शन में एक बार में खत्म होना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 43 प्रॉब्लम नंबर 4 स्टेटमेंट रीड करिए। Consider a square well of depth minus v naught and width a with v0 a fixed.
अब यहाँ पे विड्थ ए दिया है, इसकी टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे मैंने इसको -a/2 और +a/2 कर लिया, ये विड्थ ए बन गया. कंसीडर ए स्क्वायर वेल ऑफ डेप्थ -v0 एंड विड्थ a with v0 a fixed. Let v0 tends to infinity. जैसे ये इन्फिनिटी लेंगे और ये प्रोडक्ट फिक्स है, a वैल्यू श्योरली टेंड्स टू 0 जाएगा. अगर ये a के लिए कंडीशन नहीं भी दिया होता तब भी आपको कंफर्म है इस कंडीशन से कि a टेंड्स टू 0 जाएगा. अब ये इन दिस कंडीशन जो पोटेंशियल फॉर्म था, ये अब आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसकी शेप क्या बनी. ये एक्स एक्सिस, ये विड्थ नेग्लिजिबल हो गया और हाइट टेंड्स टू -infinity, लाइक इट अट्रैक्टिव ड्रैग डेल्टा. अब ये आपको ये आर्टिकल भी डिस्कस किया है और ये आर्टिकल भी डिस्कस किया है. दिस पोटेंशियल वेल हैज, यहाँ पे आपको इस पोटेंशियल के लिए, अब अगर ये एनर्जी लाइन एज्यूम कर लेते, क्या पार्टिकल बाउंड बनेगा? बाउंड स्टेट एडजस्ट करने के लिए ये आपको सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में डिस्कस किया है कि एनर्जी लाइन आपको ऑल स्पेस में और या होल स्पेस क्लासिकली अलाउड रीजन ना बन जाए बाउंड स्टेट के लिए. तो मैंने टू टर्निंग पॉइंट कंसेप्ट इंक्लूड करने के लिए एनर्जी लाइन ड्रॉ कर दिया. इस केस में बाउंड बनेगा पार्ट. तो ये एनर्जी लाइन को मैंने सेम रखा और पोटेंशियल में जो कंडीशन दिया है वो चेंज कर दिया. और ये आर्टिकल आपको डिस्कस किया हुआ है. नेगेटिव एनर्जी के लिए ड्रैग अट्रैक्टिव ड्रैग डेल्टा पोटेंशियल में आपको नंबर ऑफ बाउंड स्टेट 1 बताई गई. देयर इज ओनली 1 बाउंड स्टेट. ये स्टेटमेंट नोट कराया हुआ है. कैसे 1 बाउंड स्टेट है वो आर्टिकल आपको डिस्कस किया हुआ है. सेकंड ऑप्शन कर दो. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोटेंशियल बैरियर. पोटेंशियल बैरियर पे भी सम क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पोटेंशियल बैरियर के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन 0 एंड v0, चाहे v0 आप अपर में लिख दीजिए और x लाइज बिटवीन 0 to l, अदरवाइज 0. जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए डेफिनेशन था, जहां पे 0 था उसको नॉन जीरो कर दीजिए और जो नॉन जीरो है उसको 0 कर दीजिए. तो बैरियर और वेल को आप वेल को कंपेयर कर सकते हैं. तो मैंने ये पोटेंशियल बैरियर के लिए डेफिनेशन बता दिया. इसको आप ड्रॉ करेंगे. ये एक्स एक्सिस, ये वी एक्स, ये x = 0, ये x = l. अब यहाँ पे 2 डिफरेंट केस इंक्लूड कर सकता है. एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर हाइट से लेस है या ग्रेटर है. पोटेंशियल डेफिनेशन सेम है, ओनली एनर्जी लाइन चेंज कर रहे हैं बोथ केस के लिए. एक बार एनर्जी को मैंने यहाँ पे इस हाइट से हायर वैल्यू लिया है और एक बार लोअर वैल्यू. केस फर्स्ट, E greater than V0. केस सेकंड, E less than V0. यहाँ पे बोथ केस के लिए आप करेक्टली K डिफाइन करिए रीजन वाइज और आप सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन नोट कर दीजिए. यहाँ पे 3 रीजन बनेंगे, 2 बाउंड्रीज हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. तो इंडिविजुअल रीजन में आप सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, चाहे जो आपको डायरेक्ट पॉइंट बताए हैं एनर्जी और पोटेंशियल को कंपेयर करके, उनसे नोट कर दीजिए. बहुत जल्दी से सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें. पहले E greater than V0 के लिए 3 डिफरेंट रीजन में सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन और फिर E less than V0 के लिए. और सॉल्यूशन तभी करेक्ट बनेगा जब आप करेक्ट डेफिनेशन ऑफ K नोट कर लेंगे. तो पहले K डिफाइन करेंगे करेक्टली स्क्वायर में, फिर आप सॉल्यूशन नोट करेंगे.
हेलो सर हाँ जी सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वाजिद अहमद की वीडियो ऑन है वाजिद अहमद वीडियो ऑफ कर लो। मेरे कुत्ते कहाँ से आ गए वो पेट है शायद सर नॉट हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। कंपेयर कर लेंगे। मैंने आपको 3 इंडिविजुअल रीजन के लिए वेव फंक्शन फॉर्म नोट कर दिया है आफ्टर मॉडिफिकेशन। पहले जनरल सॉल्यूशन आप नोट करेंगे और मॉडिफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैंने नोट कर दिया है। अब ये ई लिख लीजिए, ई या एफ नोट कर, ये कोफिशिएंट जनरली चेंज करना है। मैंने ई इसलिए नोट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि ई नोटेशन एनर्जी के लिए भी है, तो चाहे तो आप डिफरेंट नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। कोफिशिएंट के टर्म्स में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रिकॉल करें, कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन के लिए मैंने आपको ये डिस्कस किया था, अगर एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है तो साइनसॉइडल प्लेन वेव्स ऑसिलेटरी, ये फॉर्म आपको नोट करना है। तो फर्स्ट रीजन में एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल जीरो है, तो ये फॉर्म करेक्ट हो गया। पार्टिकल आप इस रीजन में इंसिडेंट करेंगे टुवार्ड्स बाउंड्री, टुवार्ड्स बैरियर, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन भी होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन भी होगा। सेकंड रीजन में ये हाइट v नॉट है और एनर्जी पॉजिटिव है और एनर्जी v नॉट से भी ग्रेटर है, तो फिर से यहाँ पे 2 प्लेन वेव्स इंक्लूड होंगी। वन प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, और अनदर प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस बाउंड्री पे सम पोर्शन ऑफ इंसिडेंट वेव ट्रांसमिट करेगा और जब ट्रांसमिटेड वेव इधर जाएगा तो इस बाउंड्री से सम पोर्शन दैट वेव्स का रिफ्लेक्ट होगा। तो इस सेकंड रीजन में बोथ डायरेक्शन के लिए वेव्स प्रेजेंट रहेंगी, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए, वो आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। अब जो वेव यहाँ पे ट्रांसमिट हुई थी इस बाउंड्री पे x = 0 पे, उसका कुछ सम पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हुआ और रिमेनिंग पोर्शन इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो ट्रांसमिटेड पोर्शन होगा वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा। और थर्ड रीजन में फिर से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, और जब कोई चेंज नहीं है तो थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए कोई ऐसी वेव यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपेगेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होगी। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो यहाँ पे जनरली 2 प्लेन वेव का सुपरपोजिशन फॉर्म नोट करते हैं, वहां से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाली वेव को मैंने एब्सेंट कर दिया। तो वेव फंक्शन सभी को डायरेक्ट नोट करने आने चाहिए और ये करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ये आपको बताना चाहिए। इसी में आप सेकंड रीजन, जो सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए भी आप जब सॉल्यूशन नोट करेंगे, ये सेकंड के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए और थर्ड रीजन के लिए डेफिनेशन में के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट और थर्ड के लिए। बट जो सेकंड रीजन वेव फंक्शन है, सेकंड रीजन के लिए के है, अब की बार यहाँ पे ट्वाइस m/h² v नॉट माइनस ई तरफ बनेगा, और फर्स्ट रीजन के लिए a एक्सपोनेंशियल i k फर्स्ट x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस i k फर्स्ट x। सेकंड रीजन के लिए c एक्सपोनेंशियल k सेकंड x प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस k सेकंड x। थर्ड रीजन के लिए आफ्टर मॉडिफिकेशन a एक्सपोनेंशियल f एक्सपोनेंशियल i k फर्स्ट x, ये फॉर्म बनेगा। तो इंडिविजुअल रीजन में कैसे वेव फंक्शंस डायरेक्ट नोट करने हैं, ये फर्स्ट रीजन में एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है, प्लेन वेव और साइनसॉइडल फॉर्म नोट कर सकते हैं। सेकंड रीजन में एनर्जी पोटेंशियल से लेस है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म्स आएंगे। थर्ड रीजन के लिए एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है, प्लेन वेव नोट करेंगे, बट यहाँ पे जो नेगेटिव डायरेक्शन वाली वेव होगी वो एब्सेंट हो जाएगी थर्ड रीजन के लिए, तो ये आपको हिंट किया जाएगा। अब इन्हीं कंडीशन के लिए एनर्जी लेस देन v नॉट और एनर्जी ग्रेटर देन v नॉट के लिए जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे वेव फंक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशंस और डेरिवेटिव के लिए बाउंड्री कंडीशंस होंगी। एक बाउंड्री x = 0 पे है और एक बाउंड्री x = l पे है, तो बोथ बाउंड्रीज के लिए जो जिन रीजन के लिए कॉमन बाउंड्री है उनके लिए वेव फंक्शन इक्वेट करना है, वेव फंक्शन कंटिन्यूटी कंडीशन से, डेरिवेटिव भी आपको इक्वेट करना है। x = l पे अनदर बाउंड्री है और वो कॉमन बाउंड्री है सेकंड और थर्ड के लिए, तो x = l पे साई सेकंड = साई थर्ड और उनके डेरिवेटिव्स इक्वल बनेंगे।
डी साई सेकंड बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू एल, डी साई थर्ड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल। ये बाउंड्री कंडीशंस बने बोथ केस के लिए, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए। अब दीज बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके यहाँ पे आपको कोफिशिएंट्स में रिलेशंस बन जाएंगे ए बी सी डी एफ में। अब यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स डिफाइन करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज एस रिफ्लेक्टेड मैग्नीट्यूड टू एस इंसिडेंट मैग्नीट्यूड। ये पहले भी आपको पोटेंशियल सेटमेंट किया, ये डेफिनेशन ऑलवेज करता हूँ स्कैटरिंग केस के लिए। ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए एस ट्रांसमिटेड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एस इंसिडेंट मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे ये वेव इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड होगा, ये साइड ट्रांसमिटेड है। इंटरमीडिएट रीजन के लिए आप सेपरेटली ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इस इंसिडेंट कंट्रीब्यूशन का कितना पोर्शन इस बाउंड्री और इस बाउंड्री दोनों से जो नेट इफेक्ट आएगा रिफ्लेक्शन में, वो कोफिशिएंट भी है यहाँ पे। अब इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे जो ट्रांसमिटेड वेव का कंट्रीब्यूशन ऐड होकर यहाँ पे जो नेट ट्रांसमिटेड वेव आएगा वो यहाँ पे कोफिशिएंट एफ से रिप्रेजेंट होगा। तो ये ट्रांसमिटेड वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो दीज थ्री वेव्स इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड से आप करंट डेंसिटीज कैलकुलेट करेंगे और उनका रेशियो फाइंड करेंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड हो जाएंगे। ये बोथ केस के लिए। तो वो जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं, मोर टाइम लगेगा और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट कैसे फाइंड करना है उनके लिए कंडीशंस मैंने नोट कर दी। और एक जो लास्ट यहाँ पे इनके एप्लीकेशन से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, जो भी डेफिनेशन बताया उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप कंपेयर करिए दीज नोटेशंस में। ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी आपको यहाँ पे बनेगा साई स्टार साई से एफ मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के फर्स्ट बाई है, और इंसिडेंट करंट डेंसिटी ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के बाई है, और एच क्रॉस के बाई हम कैंसिल आउट हो गया तो आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कंफर्म हो गया से एफ मॉड स्क्वायर बाई ए मॉड स्क्वायर। जब ये बाउंड्री कंडीशन से एफ और ए का रिलेशन फाइंड करेंगे, उनके मॉड स्क्वायर को यूज करेंगे तो आपको रिलेशन बनेगा 4e e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 4e e माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट ट्वाइस एम e माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर एल स्क्वायर। अभी एक पार्ट और यहाँ पे चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये जो फॉर्म थे दीज पार्ट को आप साइन और कॉस में भी नोट कर सकते हैं इंटरमीडिएट रीजन के लिए, और दीज पार्ट्स को भी आपको हिंट किया, चाहे तो आप इन पार्ट्स को साइन और कॉस में भी नोट कर सकते हैं। सेम अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फिर से यहाँ पे एफ मॉड स्क्वायर बाई ए मॉड स्क्वायर बनेगा, पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से जो इंटरमीडिएट रीजन का जो वेव फंक्शन है इसको आप साइन और कॉस में नोट ना करके साइन या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करेंगे या साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में नोट कर सकते हैं। तो फिर से जब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके एफ बाई ए का मॉड स्क्वायर फाइंड करेंगे तो फॉर्म बनेगा 4e वी नॉट माइनस ई। दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो आप एनालॉजी करिए। यहाँ पे चेक करिए, ये के डेफिनेशन में e माइनस वी नॉट बताया था, यहाँ पे वी नॉट माइनस ई है, तो ये वी नॉट माइनस ई फॉर्म में है। 4e वी नॉट माइनस ई प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम वी नॉट माइनस ई एल स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ये आपको ऐसे एक्सप्रेशंस फाइंड होंगे जब आप सम मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे फोर बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स के रिजल्ट्स यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो दिस r इज इक्वल टू 1 माइनस t। अगर ये t फाइंड कर लें तो 1 से डिफरेंस करके आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में सम एप्रोक्सीमेशंस अगर अप्लाई करें, अगर ये जो साइन के आर्गुमेंट में टर्म है इसमें आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट, इसको आप रीजन वाइज चेक करें तो आपने ये k सेकंड डिफाइन किया है। अगर k सेकंड l की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो सकता है, आप लोगों ने ये फॉर्म बुक में पढ़ा भी हो, ये 16e e माइनस वी नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर, लाइक इस फॉर्म में आप यूज किए होंगे सम फैक्टर्स। ऐसे ही यहाँ पे ये फॉर्म जब एप्रोक्सीमेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे 16e वी नॉट माइनस ई बाई वी नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 के सेकंड एल। और इसी में अगर ये फैक्टर को और भी आप नेगलेक्ट कर दें, अगर ये 1 हो जाए तो ये फैक्टर जो आप बैरियर में आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़ते हैं, ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, दैट पार्ट से मैच कर जाएगा। सेकंड केस के लिए इफ 16e v naught minus e by v naught square is nearly 1 then transmission coefficient varies as exponential minus twice k second l। तो सम टाइम आपसे कुछ कंडीशनल रिजल्ट पूछ सकता है। आपको जो एक्सप्रेशन मैंने हिंट किया है, चाहे तो आप अगर इसको कुछ डिपेंडेंसीज के लिए रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं तो एग्जाम के टाइम पर रिकॉल कर लें, बाकी जो कंडीशनल रिजल्ट हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम में यूज होगा तो यही पार्ट चाहे तो फिर से आप यहाँ से रेफरेंस ले लें या आपको जो पॉइंट्स नोट करना बताया है उनको अप्लाई करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये टर्म मेमोराइज ही होना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन साथ गेट पेपर में बहुत पहले पूछा हुआ था, अगर ये कंडीशन को चेक करें एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है तो ये टर्म ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में ये ऑसिलेटरी टर्म आ रहा है, ये पीरियोडिक फॉर्म बनेगा। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सम वैल्यूज ऑफ एनर्जी के लिए ये टर्म ट्रांसमिशन कोफिशिएंट
साइन स्क्वायर वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेरी करेगा ये टर्म से। ऐसे ही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में भी वेरिएशन आएगा। ये टर्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे, वहाँ पे जब प्लॉट करेंगे तो लाइक दिस फॉर्म बनेगा। तो ये वेरिएशन को शो करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया, तो जब प्रॉब्लम में यूज होगा तो ये टर्म आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में साइन स्क्वायर टर्म है अगर एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है, और अगर एनर्जी लेस देन वी नॉट है तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टर्म है। पेज नंबर 32, प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18। पेज नंबर 16, पेज नंबर 32, प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18 कॉमन डेटाबेस प्रॉब्लम है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स हिंट किए, चाहे तो ये आर्टिकल से रेफरेंस ले लें या आप ये फिर से नोट कर सकते हैं। A beam of identical particles of mass m and energy is incident from left on potential barrier of the width L between 0 to L and height V naught as shown in the figure E less than V naught। तो आपको ये सेकंड केस के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट दिया हुआ है E less than V naught। ये एनर्जी लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ है और स्टेटमेंट में मेंशन है कि पार्टिकल किधर से इंसिडेंट आप कर रहे हैं, बीम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ से आप पार्टिकल बीम को इंसिडेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स बैरियर। For x greater than L, there is tunneling with a transmission coefficient T is non-zero and positive. Let A0, AR and AT denote the amplitudes for incident, reflected and transmitted wave respectively. इस कंडीशन में फर्स्ट रीजन के लिए आपको K फर्स्ट डिफाइन करेंगे, दैट इज ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर, जो आर्टिकल में भी आपको हिंट भी किया है, उसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। K थर्ड, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑल टाइम ये ऐसा मेमोराइज करना है, आप जब एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। K सेकंड, ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर V नॉट माइनस, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। अब यहाँ पे साई फर्स्ट जब आप नोट करेंगे तो जो पहले कोफिशिएंट आप इंसिडेंट वेव के लिए ए ले रहे थे, अब की बार क्वेश्चन में वो कोफिशिएंट डिफाइन किया हुआ है, नोटेशन दिया हुआ है A0 एक्सपोनेंशियल I K फर्स्ट एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए एम्पलीट्यूड दिया है AR, तो जो पहले B ले रहे थे अब की बार यहाँ पे ये AR बनेगा। सेकंड रीजन के लिए आप कोई भी कोफिशिएंट नोटेशन यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट में आपको थर्ड रीजन के लिए ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड फिर से दिया हुआ है, दैट इज AT एक्सपोनेंशियल I K फर्स्ट एक्स। अब सेकंड रीजन के लिए अब कोई भी नोटेशन C एक्सपोनेंशियल K सेकंड एक्स प्लस D एक्सपोनेंशियल माइनस K सेकंड एक्स। सेकंड रीजन के लिए कोई एम्पलीट्यूड आपको डिफाइन नहीं है नोटेशन में, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको कोई नोटेशन नहीं दिया है, ओनली फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए हिंट किया हुआ, मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। अब यही फॉर्म आप यहाँ पे कंपेयर कर लें, अगर ये A और B को आप A0 AR से रिप्लेस कर दें और ये पार्ट F को आप AT से रिप्लेस कर दें तो सेम फॉर्म आपको बनता है। अब स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करें, प्रॉब्लम नंबर 16, जो कॉमन डेटाबेस है उससे आपको इन्फॉर्मेशन नोट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 16, थ्रू आउट x लाइज बिटवीन 0 to L, ये फर्स्ट रीजन के लिए लिमिट आपको पता है x लेस देन 0, सेकंड रीजन के लिए लिमिट आपको पता है x लाइज बिटवीन 0 to L, और थर्ड रीजन के लिए लिमिट पता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू L। तो थ्रू आउट x लाइज बिटवीन 0 to L द वेव फंक्शन, और ये वेव फंक्शन आपको मैथमेटिकल फॉर्म नोट किया हुआ है और आप चेक कर सकते हैं, ये C और D कोएफिशिएंट जनरली कोई भी पार्ट हो सकते हैं, बट जो पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है वो आप चेक कर लीजिए, वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट को बताएंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन रख देते हैं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ये आपको एनर्जी और पोटेंशियल को कंपेयर करके नोट भी कराया हुआ है स्टेटमेंट, अगर एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो वहाँ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म है, कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन। अब प्रॉब्लम नंबर 17 के लिए स्टेटमेंट रीड करिए, लेट द प्रोबेबिलिटी करंट एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट वेव बी S0, let R be the reflection coefficient, then probability current when it is in classically forbidden region, the probability current is TS0 for x greater than L, for x less than 0 the probability current is S0 I plus R, for x greater than L probability current is complex। आपको डिफरेंट रीजन के लिए वेव फंक्शन फॉर्म का आइडिया है। आप प्रोबेबिलिटी करंट इंसिडेंट वेव के लिए जो नोटेशन आप यूज कर रहे थे S इंसिडेंट, इसका मैग्नीट्यूड S0 दिया हुआ, और आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थर्ड रीजन के लिए T को जब आप डिफाइन करेंगे तो दिस इज S T R मैग्नीट्यूड बाय S0 मैग्नीट्यूड या S इंसिडेंट मैग्नीट्यूड, ये आपको स्टेटमेंट से पहले से कंफर्म है। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी करंट इन थर्ड रीजन फॉर x ग्रेटर देन L, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर x ग्रेटर देन L, दैट इज S T R मैग्नीट्यूड। अब आपको यहाँ से कंफर्म है कि ये S0 है और ये T है, T S इंसिडेंट मैग्नीट्यूड, जिसको आप TS0 ले सकते हैं।
द प्रोबेबिलिटी करंट इज टीएस नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन एल। तो ये सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट बन गया। मैं और पॉइंट आपको यहाँ पे हिंट कर दूं, एक्स ग्रेटर देन एल के लिए प्रोबेबिलिटी करंट को आप चेक करिए, टी रियल होता है, ये टर्म एस नॉट भी रियल है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड को अगर आप चेक करें, सॉरी थर्ड ऑप्शन को, फॉर एक्स लेस देन 0, इट मींस फर्स्ट रीजन के लिए, अगर फर्स्ट रीजन के लिए आप प्रोबेबिलिटी करंट चेक करेंगे तो यहाँ पे एक वेव इधर मूव करता है, इंसिडेंट वेव, और एक रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों से आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो अगर इसी को आपको फिर से क्रॉस चेक करना होता तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पे आपको टू वेव्स हैं, एक इंसिडेंट भी आती है, बस ठंडी ठंडी हवा आती है, मजा आता है। दिशा कर लो यार, म्यूट कर लो सभी में, म्यूट तो कर मेरे को मच्छर मुंह पे एक भी नहीं लगता, पैरों में काटा लो। अरे यार क्या कर रहे हो, पता ही नहीं क्लास में भी बैठे। म्यूट कर लो अपने आप को। आपको x लेस देन 0 के लिए टू करंट डेंसिटीज पहले यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के लिए रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर इनके मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए कंपेयर करना। सपोज ये मैंने s वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और s इंसिडेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा और s रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए आप डेफिनेशन अगर आप यूज करें तो s रिफ्लेक्टेड मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय s इंसिडेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चल गया रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, जो r s नॉट बनेगा, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते तो ये टर्म 1 और i, यूनिटी के लिए आप i नोटेशन ले सकते हैं, तो ये फॉर्म बनता है। तो आप चेक कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन में प्लस दिया हुआ है जबकि यहाँ माइनस बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, ओनली करेक्ट ऑप्शन सेकंड बनेगा प्रॉब्लम नंबर 17 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 18 का स्टेटमेंट रीड करें, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड टू इंसिडेंट एम्पलीट्यूड AR by A0। अगर ये आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स के नोटेशंस आप दीज वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स में आप रिलेट करें तो आप ये चेक कर सकते हैं ST, ये पार्ट बनेगा साई स्टार साई कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, और ये टर्म साई स्टार साई कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये टर्म बनेगा AT by A0 मॉड स्क्वायर, और ये टर्म बनेगा AR by A0 मॉड स्क्वायर। और रेशियो पूछा है आपसे AR by A0 और आपको एक रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम करेंगे तो 1 मिलेगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज 1 माइनस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अभी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड नोटेशन में हिंट किया कि दिस सम मॉड स्क्वायर इज 1 माइनस t, और इसके मैग्नीट्यूड का अगर आप रेशियो लेंगे तो मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t। ये ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन। बैक स्लाइड करना सर प्लीज। नेक्स्ट वाला, पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 15। पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 15। कंसीडर ए पोटेंशियल बैरियर A of height V0 and width B and another potential barrier B of height twice V0 and the same width B. The ratio TA by TB of tunneling probabilities TA and TB through barrier A and B respectively for a particle of energy V0 by 100 is best approximated by। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप कंपेयर करें तो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में रिजल्ट दिया हुआ है, और एनर्जी को आप कंपेयर करें पोटेंशियल हाइट से लेस दिया हुआ है। फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी V0 by 100, बोथ बैरियर के लिए आपको हाइट दिए हुए हैं V0 और ट्वाइस V0, और एनर्जी दिया है पार्टिकल का E इज इक्वल टू V0 by 100। तो आप चेक कर सकते हैं बोथ बैरियर की हाइट से V0 और ट्वाइस V0 से लेस है, इट मींस एनर्जी इज लेस देन द पोटेंशियल हाइट। तो आपको ये सेकंड केस जो बताया है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और टनलिंग प्रोबेबिलिटीज का रेशियो फाइंड करना है, और टनलिंग प्रोबेबिलिटी का रेशियो जब आप चेक करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म आपको लेना है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस A सेकंड विड्थ, विड्थ इन दिस केस इज B। जो मैंने आर्टिकल में आपको विड्थ बताया है, ये आप चेक करिए, यहाँ पे 0 to L रीजन के लिए ये पोटेंशियल बैरियर इंक्लूड हो रहा है, तो ये फॉर्म में आपको ये L बताया था, तो यहाँ पे विड्थ B दिया है, तो आपको ये कंफर्म हो गया, ये फॉर्म बनेगा। अब A बैरियर के लिए, फॉर बैरियर A हाइट आपको V0 दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे TA इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 K सेकंड, और जब यहाँ K सेकंड डिफाइन करेंगे स्क्वायर में तो ट्वाइस M by H क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E बनेगा A बैरियर के लिए। इसको मैंने जनरली V0 डैश कर दिया, जो बैरियर के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को आप प्लेस करते हैं। तो A बैरियर के लिए हाइट है V0 और एनर्जी वैल्यू आपको V0 by 100,
तो ये यहाँ पे k सेकेंड की वैल्यू स्क्वायर रूट में आपको कंफर्म हो गया, और जब स्क्वायर रूट के इनसाइड में इस b को इंक्लूड करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड बैरियर के लिए ओनली पोटेंशियल हाइट चेंज कर रहा है, एनर्जी पार्टिकल का सेम, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर ट्वाइस v नॉट माइनस v नॉट बाई 100 b स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएंगे, जो बोथ बैरियर के लिए सेम फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट कर सकता है। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है TA बाई TB, दीज टू एक्सपोनेंशियल टर्म का आप रेशियो इंक्लूड कर सकते हैं। अब ऑप्शन पार्ट पे कंपेयर कर लीजिए, ये एक मिस्टेक हुआ यहाँ से, ये 2 फैक्टर छूट गया मुझसे, ये 2 फैक्टर, ये k सेकंड मैंने ओनली नोट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ दोनों फैक्टर में। तो एक्सपोनेंशियल, ये जो डिनोमिनेटर में TB वाला एक्सपोनेंशियल है वो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, और ये 2 को स्क्वायर रूट के इनसाइड में इंक्लूड करेंगे, और ये डिफरेंस को ये बनेगा 2 माइनस 1 बाई 100, दैट इज 200 माइनस 1 स्क्वायर रूट 199 बाई 100, और इसके मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट, ये 2 इनसाइड में गया तो ये 4 इंटू 2 8 m v नॉट b स्क्वायर बाई h क्रॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई TA के लिए एक्सपोनेंट नेगेटिव बनेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, जब ये फैक्टर कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट 8 m v नॉट b स्क्वायर बाई h क्रॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 100 बनेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 99 बाई 100। अब दीज टू एक्सपोनेंशियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल साइन इंक्लूड करते हुए ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये बोथ एक्सपोनेंट से 8 m v नॉट b स्क्वायर बाई h क्रॉस स्क्वायर, कॉमन फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में ये टर्म आप कंपेयर करिए पॉजिटिव है फर्स्ट एक्सपोनेंशियल में, तो ये जब 100 से डिवाइड किया तो ये 1.99 हो गया, और ये जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99, तो आप ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 1.99 माइनस 0.99 स्क्वायर रूट 8 m v नॉट b स्क्वायर बाई h क्रॉस स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे, a particle of mass small m is confined to a finite square well defined as v function of x 0 if mod x less than L by 2 and v naught if mod x greater than or equal to L by 2. पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया है। अब स्टेटमेंट, ए पार्टिकल ऑफ मास m is in its ground state and has the wave function wave function का वैल्यू दिया हुआ है टू डिफरेंट पोजीशन पे, एट x इक्वल टू 0 wave function is equal to capital A and psi is equal to square root 3 by 2a at x is equal to L by 4. First part of this problem, the value of wave function at x is equal to L by 2 is ऑप्शंस नोट कर लें इन टर्म्स ऑफ ए। प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी के लिए ऑप्शन पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 3 ml स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन 8 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई
9 ml square, and fourth option 2 pi square h cross square by 9 ml square. देखो जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है तो ये आप कंपेयर करिए, अभी भी जो पोटेंशियल फॉर्म है वो सिमेट्रिक पोटेंशियल है। अब इस सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको मैंने आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, एनर्जी का रेंज बताया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो एनर्जी वैल्यू है वो हो सकता है कि किसी एक ही ऑप्शन में उस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हो सकता है आप बिना कैलकुलेशन के भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। बट अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में वो इंक्लूड हो रहा है वो रेंज, वो कंडीशन, तो आपको हो सकता है कि फिर आपको कैलकुलेट करना पड़े। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया है और स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू दी है वो ग्राउंड स्टेट के लिए। तो इस पर्टिकुलर गिवन पोटेंशियल के लिए आपको यहाँ पे पहले मैं पोटेंशियल ड्रॉ कर रहा हूँ और स्टेटमेंट में मेंशन है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा? जब पार्टिकल बाउंड स्टेट में होगा, और बाउंड स्टेट में भी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में होगा। मैंने ये एनर्जी लाइन इंक्लूड कर लिया है। अब आप ये बताइए ये इंटरमीडिएट रीजन के लिए जो वेव फंक्शन होगा, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के लिए के स्क्वायर आप डिफाइन करेंगे तो ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस ई, और सेकंड रीजन के लिए इनसाइड दिस पोटेंशियल वैल्यू पोटेंशियल जीरो है तो ट्वाइस m e बाई h क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन ए नोटेशन नहीं लेंगे, तो ए नोटेशन प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है। तो सपोज मैंने इसको c ले लिया, c एक्सपोनेंशियल k फर्स्ट x साई सेकंड a cos k सेकंड x प्लस b साइन k सेकंड x। और थर्ड रीजन के लिए मैंने ये कोफिशिएंट चेंज कर दिए। यही फॉर्म आप चेक करिए, आपको आर्टिकल जब डिस्कस किया है ओनली ये बाउंड्री के नोटेशन a/2 और -a/2 थे, यहाँ पे l/2 दिया हुआ। अब स्टेटमेंट में मेंशन है ग्राउंड स्टेट, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इनसाइड द वेल जो लिमिट दिया हुआ है प्रॉब्लम में x = 0 और x = l/4, ये कहाँ पे लाई करेगा? सेकंड रीजन में। ये सभी को कंफर्म होना चाहिए। और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको वेव फंक्शन कॉस बनेगा या साइन बनेगा सेकंड रीजन के लिए, ये सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए। कॉस में तो सभी को कंफर्म हो गया कि साई सेकंड आप ये एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जो प्रॉब्लम में कंडीशन दिया हुआ है एट x = 0 साई = a, तो ये सेकंड रीजन का लिमिट है, तो ये आपको कंफर्म हो गया। अगर आप ये a को चेंज कर भी लेते तो यहाँ इस फर्स्ट कंडीशन से आपको पता चल जाता, अगर सपोज मैंने इसको d कर लिया, यहाँ पे हम d कर लेते अगर, तो इस कंडीशन से पता चलता कि d की वैल्यू a से मैच करेगी। प्रॉब्लम में मेंशन था इसलिए मैंने इसको पहले ही a यूज कर लिया, तो इससे आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर सकते हैं। जैसे आपने साई सेकंड x को 0 किया, a cos 0, ये a वैल्यू चेक कर लीजिए मैच कर गया, cos 0 बनता है। तो अगर बाई मिस्टेक या बाई चांस आप ये कोफिशिएंट चेंज कर भी देते तो आपको लास्ट में कंफर्म हो जाता कि ये a से मैच करेगा। नेक्स्ट आपको वैल्यू दिया हुआ है l/4 पे, साई = √3/2 a। अब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए सेकंड रीजन के लिए जो फॉर्म है a cos k सेकंड, यहाँ पे x को आप l/4 प्लेस कर दीजिए और ये वैल्यू √3/2 a से मैच करेगा। अब यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, cos k सेकंड l/4 √3/2 cos में किस एंगल के लिए बनेगा? 30 डिग्री। π/6 के मैच करेगा। तो यहाँ से आपको k सेकंड के लिए डेफिनेशन करेक्टली पता चल गया, k सेकंड की वैल्यू आपको करेक्टली पता चल गया। एंगल को कंपेयर करेंगे, देन k सेकंड = 2π/3l। तो इंटरमीडिएट रीजन के लिए आपको वेव फंक्शन का फॉर्म सेकंड रीजन के लिए इस वेव फंक्शन में इस k सेकंड की वैल्यू प्लेस करते हैं। साई सेकंड x = a cos 2πx/3l और x लाइज बिटवीन -l/2 to +l/2। अब प्रॉब्लम में फर्स्ट पार्ट में आपको वेव फंक्शन की वैल्यू पूछा है x = l/2 पे। अब ये l/2 और -l/2 पे ये फॉर्म वैलिड है। अगर वैलिड नहीं होता, l/2 से ग्रेटर में वैल्यू पूछा होता तो आपको k फर्स्ट का भी आइडिया होना चाहिए, ये फॉर्म पे जाना पड़ता था। आउटसाइड द वेल की अगर लिमिट के लिए रिजल्ट पूछा होता, बट बाउंड्री पे पूछा है तो बाउंड्री पे ये कंटिन्यूटी कंडीशन से फॉर्म वैलिड है, तो इसी से आपको फंक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। a cos 2πx को आपने प्लेस किया यहाँ पे l/2, l एडजस्ट हो गया तो ये cos π/3 बन गया, और cos π/3 होता है 1/2, तो वैल्यू आपको पता चल गया 1/2। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, a/2 सेकंड ऑप्शन में करेक्ट है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। अब इसी के सेकंड पार्ट में आपको एनर्जी पूछा है और अपने सेकंड रीजन के लिए
इस कंडीशन में सेकंड रीजन के लिए अपने के स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये के सेकंड की वैल्यू अभी आपने गिवन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट को फाइंड किया हुआ है। तो दीस टू वैल्यू से आपको एनर्जी का आइडिया, के सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस mp by h क्रॉस स्क्वायर एंड के सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई by 3l, देन एनर्जी h क्रॉस स्क्वायर के सेकंड स्क्वायर by ट्वाइस m, यहाँ पे के सेकंड की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, h क्रॉस स्क्वायर by ट्वाइस m, ये 4 पाई स्क्वायर by 9l स्क्वायर, ये 4 और 2 एडजस्ट होकर न्यूमरेटर में 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ml स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट के लिए ऑप्शन चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में ये रिजल्ट प्रेजेंट है, 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 9 ml स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। अगर इसी प्रॉब्लम में इस कंपेयर करें, ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने रेंज बताया था आप लोगों को कि 0 से ग्रेटर होगा बट पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर से लेस वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू को चेक करिए, ये भी इसी रेंज में आता है, ये वैल्यू भी इसी रेंज में आएगा और ये वैल्यू भी इसी रेंज में आएगा। these थ्री वैल्यूज इसी रेंज में आ रही हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने आर्टिकल में भी हिंट किया कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट होगा तो रेंज तो पता चल जाएगा, बट डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए ये वैल्यू चेंज हो सकती है। चेक कर लीजिए, ये रेंज सेटिस्फाई करता है और एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होता, ये कंडीशन, तो विदाउट कैलकुलेशन भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मोर देन वन ऑप्शन में प्रेजेंट है तो करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए करेक्ट नहीं है, सेकंड एक्साइज स्टेट के लिए करेक्ट हो सकता है, फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट के लिए इट मींस फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए करेक्ट हो सकता था। रिकॉल करिए, सेकंड जब टू बाउंड्री स्टेट एग्जिस्ट करेंगी तो सेकंड लेवल की एनर्जी में इक्वलिटी साइन बताया हुआ है। ये आर्टिकल से कंपेयर करिए, ये रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग या नहीं? यस सर। ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा वो कैलकुलेट करके पता चलेगा। अगर आप रेंज से चेक करना चाहें और वो कंडीशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में करेक्ट है तो आप विदाउट कैलकुलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m that is confined to a finite potential well defined as v function of x is equal to 0 if mod x less than L and v naught if mod x is greater than or equal to L, where v naught and L are positive and real constant. The particle is in a bound state with energy pi square h cross square by 32 ml square. The value of v naught is, पार्टिकल इस एनर्जी के साथ बाउंड होगा, उस एनर्जी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग v naught की वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर, सेकंड पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 ml स्क्वायर, थर्ड पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर एंड फोर्थ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 16 ml स्क्वायर। देखो एक प्रॉब्लम में v नॉट की वैल्यू मिनिमम आपने फाइंड किया था रेडियस वन बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करके। अब यहाँ पे एनर्जी दिया है, वहाँ पे बाउंड स्टेट के लिए मेंशन किया था ग्राउंड स्टेट वर्ड से, यहाँ पे आपको एनर्जी दिया है। तो ये एनर्जी से आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको अल्फा और बीटा के जो डेफिनेशंस बताए थे और अल्फा और बीटा का जो रिलेशन था कि वहाँ पे tan बनेगा या माइनस कॉट बनेगा, वो कंफर्म करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंटरमीडिएट रीजन में इनसाइड द पोटेंशियल वेल रीजन के लिए आप कॉस फॉर्म यूज करके चलेंगे या साइन फॉर्म यूज करके चलेंगे। क्योंकि जैसे ही आप बाई मिस्टेक होना चाहिए था करेक्टली कॉस फॉर्म और आप ले रहे हैं साइन फॉर्म, तो रिलेशन tan से माइनस कॉट पे जाएगा, तो जो प्लॉट अलाउड था वो फॉरबिडन हो जाएगा। अगर आप फॉरबिडन को अलाउड कर लेंगे या अलाउड को फॉरबिडन कर लेंगे तो रिजल्ट रॉन्ग आ सकता है। तो पहले तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि हम इंटरमीडिएट रीजन के लिए कॉस फॉर्म यूज करें या साइन फॉर्म यूज करें। कैसे कंफर्म होगा, हमें अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी की वैल्यू दी हुई है वो n इक्वल्स फर्स्ट स्टेट के लिए है, ग्राउंड स्टेट के लिए है, फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए है, सेकंड एक्साइज स्टेट के लिए है या हायर स्टेट के लिए है।
वो आपको आर्टिकल में ही कंफर्म कराया था, ग्राउंड स्टेट के लिए कॉस, सक्सेस स्टेट के लिए साइन, फिर कॉस फिर साइन। अब आप ये बताइए, अगर इस बाउंड्री के लिए, इस विड्थ के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता तब उसकी एनर्जी क्या होती? इस एन को कंफर्म करने के लिए आपको एनर्जी का रेंज बताया हुआ है, एनर्जी का कंपेरिजन बताया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एन के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से आप कंपेयर करेंगे। तो अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता सेम विड्थ के लिए तो उसकी एनर्जी क्या बनती? nth स्टेट की n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m, और यहाँ पे विड्थ को चेक करिए, विड्थ इज ट्वाइस है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। अब n कंफर्म करने के लिए आर्टिकल को रेफरेंस लीजिए, मैंने ये कंडीशन बताया हुआ और वहाँ पे हिंट भी किया था कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सेम विड्थ के लिए आप एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो यूनिटी से चेंज के लिए आपको रेंज नोट करना है, और लोअर और अपर लिमिट में आप चेक करें तो जब ये कंडीशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की सक्सेसिव स्टेट्स के लिए आपको ये एनर्जी की वैल्यू उसके इंटरमीडिएट में कहीं लाई करे या इक्वल हो जाए लोअर लिमिट से, तो अपर लिमिट में जो n है उससे ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल का n मैच करेगा। तो आप चेक करें, पहले n को आप अगर यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी बनेगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। अब आपको ये कंफर्म है कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए एनर्जी इनफाइनाइट की फर्स्ट स्टेट की एनर्जी से लेस है, ये 8 ml स्क्वायर। अब ये एनर्जी पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ml स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ml स्क्वायर ये कॉमन फैक्टर है, और 1/8 और 1/32 में कौन वैल्यू स्मॉल होगा? 1/32। तो आपको इस रेंज से ये आइडिया मिल गया कि ये n वैल्यू 1 से मैच करेगी, और n = 1 के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको ये बताया हुआ है कि कॉस फंक्शन होगा, तो n = 1 यहाँ पे कंफर्म हुआ ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको इनसाइड द वेल, ये मैंने इनसाइड द वेल के लिए वेव फंक्शन कॉस फॉर्म हुआ, ये कोफिशिएंट cos kx, और x लाइज बिटवीन -L टू +L, और दैट रीजन के लिए पोटेंशियल 0 है, तो k स्क्वायर भी आपको कंफर्म हो गया, ट्वाइस me/h क्रॉस स्क्वायर। अगर ये रीजन बाई चेक करने लगे कि ये सेकंड रीजन कह दें इस पार्ट को, अगर ये रीजन सेकंड कह रहे हैं तो वेव फंक्शन में भी सेकंड रीजन वर्ड यूज कर सकते थे नोटेशन, और यहाँ पे भी k सेकंड ले सकते थे। फर्स्ट रीजन के लिए और थर्ड रीजन के लिए k को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पे cos है और इसके आर्गुमेंट में ये k सेकंड है, तो रिलेशन बनेगा k फर्स्ट इज इक्वल टू k सेकंड tan k सेकंड l। इस फॉर्म से रेफरेंस लेके ये रिलेशन किसी को डाउट तो नहीं? ये आर्टिकल कोई रेफरेंस ले लिया, ओनली विड्थ तो चेंज हो रहा है, आर्टिकल सेम पार्ट के लिए बताया हुआ था। cos को जब आपने यूज किया था तो आपने k फर्स्ट इज इक्वल टू k सेकंड tan फॉर्म यूज किया था। अब आपको ये k सेकंड के लिए एनर्जी के टर्म्स में k सेकंड का डेफिनेशन पता है, तो k सेकंड स्क्वायर के एक्सप्रेशन में जो एनर्जी आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया है वो प्लेस कर लीजिए, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 32 ml स्क्वायर। इस डेफिनेशन से आपको k की यूनिक वैल्यू का आइडिया मिल गया, पर्टिकुलर वैल्यू का आपको आइडिया मिल गया। m कैंसिल आउट हो गया, h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 32 16 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो पाई स्क्वायर बाई 16 l स्क्वायर। k सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू है तो पाई बाई 4l यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। k सेकंड की वैल्यू प्लेस करेंगे तो पाई बाई 4l tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 1 होता है, तो k फर्स्ट की वैल्यू भी आपको पता चल गई, पाई बाई 4 है। k फर्स्ट पता है, k सेकंड पता है, दोनों के स्क्वायर को अगर आप ऐड करेंगे तो ये मैंने आर्टिकल में शॉर्ट वे में रिलेट करने के लिए हिंट किया कि ये ट्वाइस mv0/h क्रॉस स्क्वायर बनेगा, जिससे आप v0 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाई स्क्वायर बाई 16l स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16l स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस mv0/h क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ से v0 वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये ऑप्शन में कंपेयर करिए, फोर्थ ऑप्शन करते हैं। चाहे यहाँ पे अल्फा बीटा के टर्म्स में डिफाइन कर ले तो अल्फा बीटा में भी पता चल जाता है रेडियस बना निकालने के लिए, बट क्योंकि k सेकंड की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो उसकी अल्फा बीटा की नोटेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, इसी फॉर्म से आपको v0 पता चला। अगर ये एग्जैक्ट नहीं पता चलता तो रेडियस रेंज पे जाना पड़ता, तब आपको अल्फा और बीटा डिफाइन करने पड़ते, के स्केलिंग फैक्टर के लिए आपको l बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब यहाँ पे भी l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है इस पार्ट में, तब रेंज के लिए आप रिजल्ट को चेक कर लीजिए। अगर किसी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो कंडीशन है मतलब एनर्जी का इनफाइनाइट और फाइनाइट का कंडीशन है यहाँ पे, हाँ जी,
तो सर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब यानी इसको 2n लिया गया ना इसको, और उसके बाद इनफाइनाइट की वैल्यू जो है पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml है, फिर जो गिवन वैल्यू है बाउंड स्टेट है उससे जो है कंपेयर किया गया, यही तो किया गया है नीचे वाली स्लाइड। ओके सर। अगर एनर्जी की वैल्यू जो यहाँ पे दी है वो 32 ml स्क्वायर है, अगर एनर्जी की वैल्यू आपको दी होती सपोज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर होती, तो सभी कैंडिडेट ध्यान से सुन लें, अगर लास्ट प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको पार्टी सेम पोटेंशियल वेल के लिए एनर्जी ये दिया होता और आपसे पूछा होता कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में ये किस लेवल की एनर्जी है, n=1 लेवल की है, n=2 की है, n=3 की है, अगर यहाँ पे तो ग्राउंड स्टेट था, बाय मिस्टेक अगर आप ग्राउंड स्टेट एज्यूम कर लेते तो प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक नहीं होता, बट हो सकता है आगे एनर्जी को आप कंपेयर ना करें, इसे रिसीव कर दें और रिजल्ट फाइंड करने लगे, हो सकता है वहाँ मिस्टेक हो जाए और रिजल्ट चेंज हो जाए। तो ये एनर्जी को कंपेयर करना है, और सेम विड्थ के लिए आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी पता है, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। अब आप ये इस एनर्जी को कंपेयर करिए, ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी है, और ये एनर्जी अगर यहाँ पे n को आप 1 कर लें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, ये कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं, आप ये चेक करिए, इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, ये एनर्जी इस रेंज में आएगा, और जब इस रेंज में आएगा तो यहाँ पे आपने 1 का स्क्वायर किया है और यहाँ पे आपने ये 2 का स्क्वायर किया है, तो अगर यूनिटी से चेंज हो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी में, तो अपर लिमिट वाले n को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यही तो बताया मैंने आर्टिकल में। जब आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी के लिए रेंज नोट कराया तो आप चेक करिए, ये एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे नोट कराया है, ये पार्ट। तो जब यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी में यूनिटी से चेंज करके आपने इस फाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी को कंपेयर किया, तो ये n वैल्यू अपर लिमिट से मैच करता है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इससे मैच n मैच करेगा, तो ये E2 हो गया ना श्योरली। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइज स्टेट की एनर्जी है, इट मींस इसके लिए वेव फंक्शन आप साइन यूज करके जाए। क्लियर हुआ सभी को या नहीं, n कैसे कंपेयर करना है? तो पहले आपको जो एनर्जी दिया हुआ है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में सक्सेसिव n के लिए रेंज लिखिए, इस रेंज में वो लाई करेगा, और उस रेंज में जो अपर लिमिट वाला n है वो फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए मैच करेगा। फिर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसके लिए कॉस होगा या साइन होगा। सर यहाँ पे स्टोर करना पिछले वाली स्लाइड में 9 नंबर से सर, यहाँ पे जो k की वैल्यू पुट करी है, k फर्स्ट और k थर्ड, क्योंकि k सेकंड जो है वहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना। हाँ जी, बस सेकंड क्वेश्चन में। हाँ जी, यस सर, मेरे को भी वही डाउट है उसमें। बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन है पोटेंशियल उसमें वैल्यू पोटेंशियल 0 है और एनर्जी पॉजिटिव है। सर। एक मिनट, जो क्वेश्चंस आपने खुद लिखवाया था, हाँ जी, इस वाले में डालता ये था सेकंड वाला, ये वाला, हाँ हाँ जी, इसका डायग्राम जो जहाँ k की वैल्यू पुट करनी है दिखाऊंगा। ये डायग्राम है, देखिए ये x = 0 है, ये जो फर्स्ट है, जो k फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे v + v0 है फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में v = 0 है, और थर्ड रीजन में v = v0 है। ओके सर। अब बताइए क्या डाउट। बस सर, जैसे -l टू l पोटेंशियल 0 नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू l के लिए v0 है। आप लोग रिवाइज करते हैं घर जाके? नहीं, लेक्चर के बाद रिवाइज करते हैं। सर हो सकता है मोड की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मैंने आप देखिए, जब फर्स्ट टाइम ये मॉड वाला कंडीशन बताया होगा तो सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में बताया है। आप अपनी नॉलेज से डाउट पूछते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप ना रेफरेंस लेते हैं ना रिवाइज करते हैं। सर मोड की वजह से डाउट हो रहा था। ये दोनों कंडीशन मैंने लिखाई हुई है आपको, ये पार्ट भी लिखा है और इसी को मैंने ये डेफिनेशन बताया है। तो मेरे पढ़ाने का आप लोग बेनिफिट कहाँ ले रहे हैं? ये तो आप डाउट पहले भी पूछ सकते थे जब मैंने नहीं पढ़ा था। सॉरी सर, मोड का ध्यान नहीं दिया मैंने। और पूछना किसी को? अच्छा सर, जो हम आर्ड और इवन का जो है फंक्शन मतलब निकालते हैं, उसी के आधार पे हम बाउंड्री को जो है डिफाइन करते हैं। फिर से बोल दीजिए अभी से एक बार अपना स्टेटमेंट। सर जो ऑड इवन वेव फंक्शन हम कंफर्म करते हैं वहाँ पे, पहले देखो, पहले ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है। अब हमें नहीं पता कि पार्टिकल किस स्टेट में है, उसकी बाउंड्री तो पहले ही स्पेसिफाई हो गई। तो ऑड और इवन से बाउंड्री थोड़ी आई है, बाउंड्री की पोजीशन तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से आई। अब बताइए आगे। तो सर जो अच्छा पोटेंशियल के डिपेंड आधार पे वो उसके बाउंड्री पोजीशंस जो आते हैं, जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सिमेट्रिक केस मैंने बताया, बाउंड्री थी -a/2 पे और +a/2 पे। अब वहाँ पे आप चाहे ग्राउंड स्टेट पढ़ें पार्टिकल का, चाहे फर्स्ट एक्साइज स्टेट पढ़ें, चाहे सेकंड एक्साइज पढ़ें, क्या वो बाउंड्री की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो फिर बाउंड्री को आप इवन और ऑड पेरिटी से, या आप कॉस और साइन से, या ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइज से क्यों रिलेट कर रहे हैं? बाउंड्री पोटेंशियल का डेफिनेशन जैसे ही प्रॉब्लम में या आर्टिकल में डिफाइंड हो गया, अब उसके आगे पॉसिबल एनर्जीज और वेव फंक्शन फॉर्म चेंज हो सकते हैं। पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज कर देंगे तो आर्टिकल चेंज हो जाएगा। सर उधर एक्चुअली जो हम भाई तो बोल दे। हाँ सर, जैसे हम जो मतलब हम कैलकुलेट करने के बाद हम उसके जो है उसको डिफाइन करते हैं, जो रेंज को डिफाइन करते हैं। किसकी रेंज? रेडियस की
एनर्जी की या पोटेंशियल वी नॉट की? के वेव नंबर की। वेव नंबर की रेंज? यस सर। डेफिनेशन बताई हुई है के लिए तो रेडियस की, सॉरी रेडियस की रेंज। हाँ जी, अब आगे बोलिए। एग्जैक्टली रेडियस की जो रेंज। हाँ पूछिए। हाँ सर, जो रेडियस की हम जो रेंज डिफाइन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए, अब आगे तो बोलिए क्या बात कर रहे हैं। हाँ तो उसको हम कहाँ से डिफाइन करते हैं इसे? कल जो आर्टिकल पढ़ाया था मैंने फाइनाइट पोटेंशियल वेल, उसमें रेडियस की रेंज की बात कर रहे हैं या प्रॉब्लम में किसी रेडियस रेंज की बात कर रहे हैं? सर हर जगह पे जहाँ भी प्रॉब्लम में या आर्टिकल हो गया, जहाँ पे वो तो कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होता भी रहता है। तो आपको डाउट जो पूछना है वो आर्टिकल के लिए पूछना है या कोई प्रॉब्लम जो आज डिस्कस की है उसके लिए पूछना है? सर वो रेडियस की रेंज, सर वो बाउंड स्टेट वाला पूछ रहा है कि मतलब कि किस बाउंड स्टेट के लिए क्या रेडियस होगा, जो हमने रेंज लिखवाई थी, शायद वही पूछ रहे हैं। वो आर्टिकल के लिए पूछ रहे हैं तब कोई और रेंज है, आज जो प्रॉब्लम डिस्कस किया उसके लिए कोई और रेंज बनेगा। लेकिन नेट पेपर का क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना रेंज, ये शायद। तो सर कैसे पता है वो रेंज कहाँ से डिफाइन होता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पहले रेफरेंस बताओगे कि सबके लिए रेंज जैसी नहीं बनेगी। मैं बताऊंगा किसी को क्लियर था, फिर से वो डाउट क्लियर करेगा। तो आप पहले तो पूछना क्या जा रहे हो, इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो 37 पेज पे 3 की या आर्टिकल की बात कर रहे हो, फिर मैं उसी का रेफरेंस लेके बताऊं। ओके सर। सर जो आपने प्रॉब्लम बताई है मैं स्क्रीन पे दिखा दिया है मैंने, पेज नंबर 37 पे प्रॉब्लम नंबर 3। अगर नेट पेपर की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको डाउट हुआ रेडियस लिखने में तो मैं इसको रेफरेंस लेके बताऊं। अगर कल जो आर्टिकल पढ़ाया है उसमें डाउट है तो इसी का बता दीजिए। हाँ, आपको ये पहले रेडियस लिखने के लिए आपको ये रिलेशन पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे के फर्स्ट और के सेकंड में, ये नोटेशंस दोनों साइड के सेकंड हो रहा है, ये टर्म है फर्स्ट। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, पहले तो आपको ये रिलेशन चेक करना पड़ेगा के फर्स्ट और के सेकंड में कि कॉट वाला रिलेशन है या टेन वाला है, क्योंकि जब तक आप ये कंफर्म नहीं करेंगे तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या कर्व अलाउड है क्या फॉरबिडन है। वो कंफर्म करने के लिए मैंने ये बताया कि इस जनरल सॉल्यूशन में अगर साइन एग्जिस्ट करेगा, साइन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये कॉट आएगा। कल आपको आर्टिकल बताया, अगर ये कॉस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ कॉस के साथ टेन वाला रिलेशन बनेगा। क्लियर हुआ? तो अब इस पार्ट को आप यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे प्लॉट किया हुआ, मैंने पाई बाई 2 टू पाई के लिए प्लॉट किया, 0 टू पाई बाई 2 नेगेटिव है, अब पाई बाई 2 टू पाई पॉजिटिव है, फिर पाई टू 3 पाई बाई 2 नेगेटिव बनेगा, फिर 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई पॉजिटिव बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें ये नेगेटिव वाले अलाउड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में अगर आपको 2 बाउंड स्टेट की कंडीशन चेक करना होता, 1 के लिए तो मैंने नोट कर दिया, फॉर 2 बाउंड स्टेट, तो 2 बाउंड स्टेट यहाँ पे आप चेक करिए कब मिलेंगी, जब ये बोथ कर्व कट हो रहे हैं। तो रेडियस वैल्यू 3 पाई बाई 2 से इक्वल हो सकता था या ग्रेटर, और 2 पाई से लेस। ये 2 पाई, ये सर ये मैं भी कर रहा था, ये मैं समझ गया, कंफर्म हो गया कि वो मतलब जो tan और का के फंक्शन होते हैं उसके आधार पे इसको डिफाइन करते हैं। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाने के बाद यही बोला कि ये जो आर्टिकल में पॉइंट नोट कर रहे हैं ये इसी फॉर्म के लिए करेक्ट है, अगर फॉर्म में मॉडिफिकेशन होगा तब चेंज हो सकते हैं। आर्टिकल में यही 2 बाउंड स्टेट के लिए कंडीशन मैंने नोट कराया है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बट लेस देन 3 पाई बाई 2 बाउंड स्टेट के लिए। तो आप चेक करिए ये रेंज चेंज है कि नहीं है। यस सर। तो पहले हमें कंफर्म होना होगा कि क्या हमारे अलाउड कर्व्स हैं, उससे हम बाउंड स्टेट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे, कितने कर्व्स वहां पे ऑन कर्व इंटरसेक्ट हुए हैं, उससे रेडियस रेंज लेंगे। सर जैसे ठीक है सर जैसे आपने एसिमेट्रिक पोटेंशियल कराया था, n2 यस सर एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, सर n अगर 2 है तो साइन की मतलब एक ऊपर वेवफॉर्म होगी एक नीचे होगी, नहीं साइन की 2 नहीं आएंगी उसमें, मतलब एक ही होगी ना सर? एक हो जाएगी। देखो मैं शायद जब से सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल डिस्कस किया है जिसमें साइन और कॉस अल्टरनेट आ रहे थे, ये मैंने हिंट कर दिया आपको, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे हैं कुछ नहीं। अब आप ये बताइए कितनी स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पे? तो ये यहाँ पे मैंने 5 स्टेट्स ड्रॉ कर दी। यस ये इसको अगर हम रेफरेंस लें जीरो एनर्जी लाइन को, ठीक है, तो नॉन जीरो एनर्जी आएंगी, तो ये 5 स्टेट्स ड्रॉ कर दी मैंने। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये E5। अगर आपसे कहा जाए कि 3 बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और 2 एग्जिस्ट 3 बाउंड स्टेट, तो यहाँ पे कौन से एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेंगे? तो ये प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो हमारी एनर्जी E1, E2 और E3 ये अलाउड हो गई। अब इनके लिए ये n है, यस सर। तो n की वैल्यू क्या अलाउड है? 1b, 2b और 3b। ये अपर जो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हैं वो अपर मोस्ट n से मैच करती है, अपर मोस्ट लेवल के इंडिसेस से मैच करती है, उससे लोअर वाले तो एग्जिस्ट करेंगे। तब मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें 10 फ्लोर एग्जिस्ट करते हैं तो 10 के लोअर वाले फ्लोर तो ऑटोमेटिकली आएंगे। यस सर। ठीक है, तो जो नंबर है यहाँ पे बाउंड स्टेट का वो अपर मोस्ट लेवल के इंडिसेस से मैच करेगा। तो इस नंबर के लिए तो बनेगा cos, इसके लिए sin और इसके लिए cos। अब आप चेक करिए टेबल में 3 बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए 2 इवन इन्फिनिटी की बताई होंगी और 1 ऑड इन्फिनिटी की बताई होगी। यस सर।
सर अगर इसको ग्राफ में शो करें, वेव फंक्शन के ग्राफ में, प्रोबेबिलिटी में तो सब ऊपर आ जाएगा, सिर्फ वेव फंक्शन के ग्राफ में एक बार मतलब वेव फंक्शन या अल्फा बीटा के ग्राफ की बात कर रहा हूं? सर वेव फंक्शन में बता दो आप पहले, मतलब वो क्योंकि सिमेट्रिक में तो वेव फंक्शन यूज करेंगे ना हम, फाइनाइट में आएगा अल्फा बीटा तो। हां ठीक है। पोटेंशियल वैल्यू के इनसाइड में या ओनली साई एक्सिस पे? सर साई एक्सिस पे। हां जी, ये -a/2 ये +a/2। यस सर। इसमें कौन से नंबर का प्लॉट बताना है? सर 3 का बता दो आप। n = 3 का। n = 3 के लिए यहां पे बनेगा √2/a cos 3πx/a, यही फॉर्म बनेगा। यस सर। इनसाइड द वैल्यू के लिए। यस सर। a/2 से हायर वैल्यू के लिए और -a/2 से लोअर वैल्यू के लिए वेव फंक्शन 0, ओनली नॉन जीरो पोर्शन -a/2 से +a/2 के लिए, और बाउंड्री पे भी 0 बनेगा। अब x को जैसे ही आपने 0 किया, x को 0 किया तो यहाँ पे cos 0 1 बनेगा। यस सर। ये सपोज 1 के लिए √2/a वैल्यू बन नॉट होगा। अब यहाँ पे चेक करिए, x को आप इसको π/2 फॉर्म बनाना है। अगर x को यहाँ पे 6 नॉट कर दें, x की वैल्यू a/6, ठीक है, x की वैल्यू a/6 कर दें तो ये फॉर्म बन गया π/2। यस सर। और x को प्लस a/6 और माइनस a/6 तो ये cos π/2 बनेगा। यस सर। तो ये पॉइंट तो 0 बन गया। ये a/-6 और प्लस a/6 के लिए वैल्यू, ठीक है। यस सर। तो ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सर मतलब ये है ना कि जैसे सिमेट्रिक में हम जब हम वेव फॉर्म को ड्रॉ कर रहे थे तो मतलब हमें तब भी देखना पड़ेगा, और अगर हम फाइनाइट में देखते हैं तो हमें इवन और ऑड का, अगर सिर्फ फाइनाइट में बनाने लगे हम ये फाइनाइट और देखो सेम विड्थ के इनफाइनाइट और फाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसे मैंने ये a/2 पे 0 कर दिया, ये -a/2 पे 0 कर दिया, अगर ये फाइनाइट होता तो ये a/2 और -a/2 पे 0 नहीं बनता, ये नॉन जीरो बनता। तो मान के चलिए ये इस पॉइंट पे कट कर जाता है, ये ऐसे ही इस पॉइंट पे कट कर जाता है, फिर आगे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। यस सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और पूछना है किसी को? सर हाँ जी सर, जो कल एक क्वेश्चन पूछा था सर वो हैमिल्टोनियन वाला, उसमें सर φ1 और φ2 की वैल्यू निकालने के बाद जब हम C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं तो सर जब हम दोबारा से उसमें वेव में पुट कर रहे हैं ना तो सर वो तो इक्वेशन ही जीरो फॉर्म हो रही है। तो सर आप बता दीजिए क्या फॉर्म आया था आपका φ1 का और φ2 का, मैट्रिक्स फॉर्म बताइए क्या है? सर φ1 का तो आया है 1/√2 जी, 1 और माइनस आयोटा मैट्रिक्स फॉर्म में। φ1 का आया है 1/√2 1 और माइनस आयोटा जी, और सर φ2 का आया है 1/√2 जी 1 और आयोटा। अब आपका कट ऑफ 1 था 10, यही था सर, ये तो दे ही नहीं रखा था ना। ये 10 ही होता है कट ऑफ 1। ओके सर। तो ये C1 φ1 सर मतलब जहाँ पे भी नहीं दिया होगा वहाँ पे हमें हमेशा ये एक्चुअल में ये डायगोनलाइज फॉर्म के लिए हम लिखते हैं ये पार्ट को, ये कट ऑफ 1 को 10 और कट ऑफ 2 को 0 1, अगर 2 क्रॉस 2 मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस अगर हमारा है तो ये अगर मेंशन नहीं किया है तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन में ये पार्ट यूज कर सकते हैं। ओके सर। तो ये 1/√2 सॉरी φ1 C1 हमें निकालना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ φ1 विद कट ऑफ 1 नोट कर सकते हैं। तो ये 1/√2 1 प्लस i और ये 10, तो ये बन गया 1/√2। क्लियर हो गया? C2 वैल्यू φ2 ग्राफ वेक्टर कट ऑफ 1 दैट इज 1/√2 1 माइनस i ये 1 और 0 दैट इज आल्सो 1/√2। ये दोनों 1/√2 1/2 आ गए, ठीक है। यस सर। अब तो कंबाइन कर लेंगे मैट्रिक्स को, यहाँ एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई कर लेंगे हैमिल्टन फॉर्म की आइगन वैल्यू प्लेस करके और दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर दिए। बट सर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो सारे के सारे साइन और कोसाइन की फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल बन जाएंगे साइन और कोसाइन। आप रखिए तो एक बार इनकी वैल्यूज को, नहीं पता चल रहा अभी भी। ये देखिए जब आप साइट ही निकालेंगे 1/√2 ऐसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस i इस एनर्जी इस φ1 के लिए एनर्जी का साथ प्लस i है, ये माइनस i है, माइनस i है सर, माइनस i है तो ये माइनस a बन गया c/h क्रॉस, ठीक है। यस सर। और ये मैट्रिक्स 1/√2 1 माइनस i प्लस एक्सपोनेंशियल a t/h क्रॉस कोएफिशिएंट 1/√2 और φ2 का फॉर्म 1/√2 1i। क्लियर हो गया? यस ये सर। 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस a t/h क्रॉस 1 माइनस i, ये 1/2 कॉमन ले लिया प्लस एक्सपोनेंशियल a t/h क्रॉस 1 और i, जब अपर वैल्यूज को ऐड किया तो कॉस फॉर्म बन गया। बोलिए सर। यस सर। अब वैसे लोअर के लिए चेक कर लो। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर वो उधर अपने लास्ट में जो प्रॉब्लम किया था ना उधर n = 2 कैसे आया वो तो समझ में आ गया, पर n = 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि n = 0 आ नहीं सकता इसलिए ना। एनर्जी 0 है ही नहीं ना, बाउंड के लिए 0 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हो ही नहीं सकती, आपको बता चुके हैं ना। हां तो इसलिए n = 1। हां जी। तो एक पोटेंशियल स्टेप को जब आपने पी एनर्जी लेस देन v0 वाले केस के लिए कराया था तो सेकंड रीजन के लिए आज कराया है पहले कराया? पहले कराया था। अच्छा तो बताना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं आएगा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एग्जाम का था या मैंने नोट कराया? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, जो डेरिवेशन जो आपने कराया था। हां जी बताइए। पी लेस देन v0 वाले केस के लिए। हां जी। तो इसके लिए सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन का जो प्लॉट आया था वो एक्सपोनेंशियली डिके टाइप के फंक्शन था। हां जी।
तो सर उसमें आपने बताया था कि जैसे अगर उसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाले उससे कंपेयर करें तो वेलोसिटी उसकी 0 बनती है, क्योंकि वो रियल वेव फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए बाउंड स्टेट हो। हाँ जी तो सर इसमें जैसे इनफाइनाइट तक पे तो ये 0 हो रहा था वेव फंक्शन जाके, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये क्लासिकली पॉजिटिव है, तो क्लासिकली के अगर हम पार्टिकल बिहेवियर लें तो वो तो इससे वैलिड होगा नहीं, ये वेव नेचर वाला क्वेश्चन आ रहा था जो भी आ रहा है। तो इसमें इसके एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी या फिर इनफाइनाइट पे वेलोसिटी 0 है? किसकी? ये जो वेव फंक्शन बन रहा था इस वाले पार्ट के मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए नेट वेलोसिटी 0 है। अच्छा, मतलब उस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी 0 है या फिर पूरे टोटल बिहेवियर की नेट वेलोसिटी 0 है? क्वांटम मैकेनिकली इस पार्ट से मोमेंटम की आइगन वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, वेलोसिटी की आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, तो इमेजिनरी आएंगी जो रियल सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल रियल है, हैमिल्टनियन हर्मिशन बना, तो उससे ये रियल सिस्टम की आइगन वैल्यू जो हमारे हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं उनकी आइगन वैल्यू अगर कहीं इमेजिनरी आता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोमेंटम का आइगन फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी का आइगन फंक्शन नहीं है। अगर हम मान लें कि आइगन फंक्शन है, इसमें हमें मोमेंटम मेजर करना है, तो ये मोमेंटम की वैल्यू 0 को सेटिस्फाई करेगा, वेलोसिटी की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस ये नेट वेलोसिटी यहाँ पे 0 बनेगी। तो मतलब किसी एक पॉइंट पे कहने का मतलब ये है कि जो वेव यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ यहाँ पे वो इन्फिनिटी तक वेव मोशन से नहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पहले ही स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि उसकी पोलरिटी डिकेइंग आ रही है ऐसे। हां, तो आपने बताया ये डिकेइंग आ रही है। तो किसी एक पॉइंट पे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फाइनाइट वेलोसिटी हो सकती है? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है बताइए? एक तरह से सुपर, ये यहाँ पे भी सिंगल वेव ड्रॉ तो कर रहे हैं, बट ये दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। जैसे हम टू प्लेन वेव को लाइक द सुपर इंपोज करें, ये भी तो प्लेन वेव है। अब इनके कोफिशिएंट्स को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल किया, तो cos बन गया ना, ठीक है। अब आप बताइए कि cos के लिए वेलोसिटी आपको नॉन जीरो बनेगा? इसकी नेट वेलोसिटी जब टू वेव इक्वल और अपोजिट एम्पलीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी तो उनसे स्टैंडिंग वेव बनती है नहीं बनती है? तो ये cos की x स्टैंडिंग वेव बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ऐसे यहाँ पे भी वेव स्टैंडिंग वेव है, कैसे कह सकते हैं? मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। रिजल्टेंट वेव के लिए हां, रिजल्टेंट वेव की एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अगर इंडिविजुअल वेव की बात करें तो वो किसी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करेंगे, बट उनका सुपरपोजिशन जो हो रहा है वो 0 बन रहा है। सर वेव नेचर जो आ रहा है उसमें भी मतलब वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी नॉन जीरो है। हम कई बार डाउट इसलिए हो जाता है हम लोगों को क्योंकि हम कांसेप्ट्स को मिक्स करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटी से हम ये नहीं चेक करेंगे पार्टिकल किस पोजीशन पे है, हम किससे चेक कर रहे हैं? मॉड स्क्वायर से, साई के मॉड स्क्वायर। ये नॉन जीरो है इसलिए हम बाउंड्री के लेफ्ट में भी पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ और राइट में भी ऑब्जर्व हुआ। बाउंड्री के लेफ्ट में पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन के लिए भी ऑब्जर्व हुआ और नेगेटिव डायरेक्शन मोशन के लिए भी ऑब्जर्व हुआ, इसलिए हमने बताया कि वहां पे इंसिडेंट क्या है और रिफ्लेक्टेड की पोलरिटी क्या है। बट बाउंड्री के राइट में हमें पार्टिकल सिर्फ ऑब्जर्व हुआ किसी पॉइंट पे, ठीक है, जिसकी पोलरिटी पोजीशन के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है, बट है तो नॉन जीरो ना। जीरो से कहां पे हो रही है? इन्फिनिटी पे। बट हम क्लासिकल में किससे मेजर करते हैं कि पार्टिकल कहां पे होगा? कि अगर उसका हमें वेलोसिटी पता हो, एक्सीलरेशन पता हो, इनिशियल पोजीशंस और इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो इसलिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। रिलेट करना यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, आप मेजर तो कर सकते हो क्योंकि पार्टिकल के रिगार्डिंग हमें सब इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बट वो हम बाउंड केस में डिस्कस करते हैं। मेजर जो कर पाएंगे हम बाउंड केस में मेजर कर पाएंगे, तो पार्टिकल बॉक्स के लिए मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, एवरेज मोमेंटम क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। बट स्कैटरिंग स्टेट में आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हैं साइन मॉड स्क्वायर से, आप चेक कर लीजिए जैसे जैसे बाउंड्री से राइट में आप पोजीशन को चेंज करते चले जाएंगे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? 0। तो पार्टिकल कभी E लेस देन V0 के लिए इन्फिनिटी पे ऑब्जर्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन नोट पेज नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 6 2014 6। हां जी 6 तो मैंने 6 तो डिस्कस ही नहीं किया अभी। आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो लास्ट ईयर किया होगा, लास्ट बैच में किया होगा, इस बैच में नहीं किया अभी। हां सर वो बताइए। हां बताइए सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि ये जो बी ऑप्शन है इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये जो नहीं पोटेंशियल के साथ कंडीशन देखनी है ना हमें। हां पोटेंशियल का डेफिनेशन है इनफाइनाइट और माइनस mgx, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए और इक्वल टू के लिए। तो अब हम पार्टिकल को इस रीजन में एज्यूम करेंगे। जब इस रीजन में एज्यूम करेंगे तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 पे कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि द पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है। तो वो वेव फंक्शंस अलाउड होंगे जो फाइनाइट हों और x इक्वल टू 0 पे 0 बने, ठीक है। बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करें तो x इक्वल टू x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी ये साई टेंड्स टू 0 जाए। सर जी सेकंड कंडीशन जो आपने ये तो ओनली बाउंड स्टेट के लिए है, वो पोटेंशियल से नहीं लेना। ये बाउंड स्टेट के लिए हमेशा बनेगा चाहे किसी भी तरह का पोटेंशियल हो, बट इस पोटेंशियल का भी तो इफेक्ट है ना, जो पोटेंशियल दे रखा है, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। फर्स्ट वाली कंडीशन। हां तो दोनों कंडीशंस जो सेटिस्फाई करेंगी वो कर बनेगा। अब सर इसमें बी ऑप्शन में अगर x लेस देन 0 पे देखें तो सर ये मतलब x लेस देन 0 पे तो वेव फंक्शन इसने डिफाइंड ही नहीं किया है ना। अच्छा वो पोटेंशियल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में करेक्ट वेव फंक्शन फॉर्म बना, अगर हम ऑल रेंज को इंक्लूड करें तो ये 0 x लेस देन और इक्वल टू के लिए, ठीक है, और x एक्सपोनेंशियल माइनस kx, ठीक है। तो ये कंडीशन इससे ही तो आया। हां सर ये डाउट था फर्स्ट वाली कंडीशन ये लेस देन 0 के लिए कैसे सेटिस्फाई होगा? ये इस तरह से लिख लो या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो। मतलब इसमें ग्रेटर देन 0 वाले रीजन की बात करिए। हां जी हमें कुछ ऑप्शन से भी चेक करना पड़ता है ना। हां बेस्ट ऑप्शन तो फिर बी करना। हां जी सर स्लाइड नंबर 1 पर जो आपने रेडियस निकाली है वो बता दीजिए। एक मिनट।
ये रेडियस को कैसे लिखा है मैंने? नहीं सर, आर स्क्वायर इधर वाली सर, 2m v0 ये अपॉन part। h प्लस स्क्वायर इनटू a by 2 का होल कोई स्क्वायर। बात नहीं, ये देखिए जब आप यहाँ पे के फर्स्ट और के जी सेकंड सर। से जब आप अल्फा और बीटा बनाएंगे तो अल्फा और बीटा को मैंने हिंट किया कि इस फॉर्म में चेक करें किस रीजन में साइन और कॉस बनेंगे, और ये है सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन के लिए मैंने के सेकंड और के फर्स्ट का रिलेशन नोट कर दिया कि चाहे वो कॉट में बने चाहे टेन में बने, ये फॉर्म बनेगा। यस सर। ठीक है, अब जो स्केलिंग फैक्टर होगा इससे हमें अल्फा और इससे बीटा बनाना है। तो जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे तो इसके साथ हमारा के फर्स्ट स्क्वायर प्लस के सेकंड स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। यस सर। और इसके साथ कुछ फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है बाउंड्री के इफेक्ट से, और के फर्स्ट स्क्वायर प्लस के सेकंड स्क्वायर का सम है ट्वाइस m v0 बाई h क्रॉस स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये बाउंड्री कहाँ पे है? a by 2 पर। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a by 2 है, माइनस a by 2 पे भी बाउंड्री है, प्लस a by 2 पे भी है, और जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो इसके आर्गुमेंट में तो एब्सोल्यूट वैल्यू a by 2 बनेगा। यस सर। तो इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसको स्केल करने के लिए k की 1 पावर में आप a by 2 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, और जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? a by 2 का होल स्क्वायर। a by 2। तो यही पार्ट आपको यहाँ पे लिखा है। ओके सर। और सर लास्ट स्लाइड में तो आपने n की वैल्यू निकाली थी वो बता दीजिए। मैं एनर्जी को फिर से कुछ चेंज कर रहा हूँ, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 6 ml स्क्वायर। ठीक है, अब इस एनर्जी के लिए हमें चेक करना है, ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी है और पोटेंशियल हमें डिफाइंड है 0 और v0, और जो विड्थ है वो लास्ट टर्म का विड्थ है, ट्वाइस एल विड्थ है। अब आप ये चेक करिए यहाँ पे पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ml स्क्वायर फैक्टर तो इनफाइनाइट में भी आएगा और फाइनाइट में भी। यस सर। अब ये 1/6 को कंपेयर करिए कि 1/6 n की सक्सेसिव वैल्यूज को आपको इंक्लूड करना है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, तो ये फैक्टर किससे ग्रेटर बनेगा और किससे लेस बनेगा? अब आप कंपेयर करें पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर फैक्टर था वहाँ पे, तो ये 1/8 से ग्रेटर है कि नहीं? यस सर। 1/8 से ग्रेटर है, और नेक्स्ट वैल्यू जो आप चेक करेंगे तो बनेगा 4/8 दैट इज 1/2। 1/2 से लेस है कि नहीं? यस सर। ये कंफर्म हो गया? जी सर। तो ये जो एनर्जी है वो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर से ग्रेटर है, बट 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर से लेस है गिवन एनर्जी। क्लियर हो गई? जी सर। अब इस एनर्जी को इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की किस स्टेट की एनर्जी लिख सकते हैं हम? E1 की, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। जी सर। और अभी हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता क्या लिखना है, बट इस एनर्जी को बताइए क्या लिख सकते हैं हम? इनफाइनाइट में E2 की। अभी मैंने बताया कि जब इस तरह से हम n की सक्सेसिव वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में कि गिवन एनर्जी फाइनाइट के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की किन टू सक्सेसिव स्टेट्स के बीच में लाई करती है, तो उस लिमिट उस रेंज के लिए जो अपर लिमिट वाला इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का n होगा वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। ओके सर। ठीक है जी सर। और पूछना है किसी को? जो कोई योगी कुछ करके लिखे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगर अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तो एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक बार बोलिए तो। योगी आपको फाइनाइट पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की अभी एनर्जी एक्सप्रेशन नहीं रिलेट कर पा रहे हो। अगर विड्थ ट्वाइस एल है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में तो एनर्जी एक्सप्रेशन, ये मैंने डायरेक्ट नोट नहीं किया था, ये विड्थ को बताया है वहाँ पे, और आप अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं विड्थ एल के लिए। अगर विड्थ एल होगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर, जिसको एच में कन्वर्ट करते हैं तो पाई हट जाता है। मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पे, पाई के साथ एच क्रॉस आता है। अब मुझे नहीं पता कि आप रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस 8 फैक्टर से ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ एच आना चाहिए, जबकि विड्थ पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग ट्वाइस एल है, एल नहीं, जो आपके मैसेज से मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ। जो कंफ्यूजन आपका एलिमिनेट हुआ है नहीं? पोटेंशियल के डेफिनेशन को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, उससे अपने चॉइस से एक्सप्रेशन को मत एज्यूम करिए। पोटेंशियल
डिफाइंड है, विड्थ जैसे ही चेंज करेंगे एनर्जी चेंज हो जाएगा। हमेशा n स्क्वायर पाई स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आपको विड्थ इस नोटेशन में ये -l से +l विड्थ है, दैट इज ट्वाइस l। और पूछना किसी को? सर आप स्फेरिकल पोटेंशियल ऑयल करेंगे? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा था। राजदीप, आप इसी बैच के हैं, लास्ट बैच के? मैं इसी बैच का। अभी तो मैंने भाई वन डायमेंशनल पोटेंशियल की ऑल आर्टिकल्स नहीं डिस्कस किए, और स्फेरिकल कब आएगा? जब मल्टी डायमेंशन में पढ़ेंगे। अच्छा सर, ओके सर, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। नहीं, अभी तो मैंने एक्स वाई पोटेंशियल के डेफिनेशन में कहीं वाई कोऑर्डिनेट लिया ही नहीं, तभी तो वन डायमेंशन ही पढ़ रहा है। ओके सर। सर्कुलर स्फेरिकल ये तो आगे आएंगे ना सर। स्फेरिकल की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पूछा है, स्फेरिकल पोटेंशियल वैल्यू की, वो कराएंगे, बट कब होगा ये अभी नहीं कंफर्म कर सकते, ठीक है? बट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उससे जब आपके एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तक जरूर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके सर, और एक चीज, आपने एक प्रॉब्लम उनको बता रहे थे, मतलब जिसमें mgx अपने लिए थे। हाँ जी, आप लोगों के लिए भी कराएंगे वो, इसलिए मैंने यही, मुझे लगभग ये बाई चांस कई बार होता है कि मैं भूल जाऊँ, नहीं तो मुझे याद होता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा छूटा। तो मुझे जैसे उसने पूछा, ये कह रहे कि सर इसमें डाउट है, मैंने भाई मैंने नहीं बताया, तो आप या तो ओल्ड स्टूडेंट होंगे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ओल्ड स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आप लोगों को एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ एग्जाम के भी, और मैंने खुद से भी नोट कराए। उस प्रॉब्लम को दैट टाइम पे मैं डिस्कस करता तो कुछ स्टूडेंट्स को रिलेट नहीं कर पाते कि x = 0 पे 0 होने की वेव फंक्शन की कंडीशन कहां से आ गया, मगर अब जो आर्टिकल्स आप पढ़ लिए हो उनसे आप रिलेट कर सकते हो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वाले कांसेप्ट से, कि आउटसाइड द पोटेंशियल वेल वेव फंक्शन 0 है, जहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है और विड्थ लार्ज होता है, पार्टिकल उस बाउंड्री को ओवरकम नहीं कर सकता, तो उस बाउंड्री पे और उसके बाहर वेव फंक्शन 0 बनेगा। अगर ये पॉइंट रिलेट हो जाए तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे हम लोग उसको डिराइव नहीं कर सकते? जहां पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहां सॉल्व कर पाते हो? अच्छा अच्छा, ओके सर। और पूछना किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ। थैंक यू सर। आप लोग रिवाइज जरूर कर लिया करिए, जैसे ही टाइम मिला करिए। आप लोग अपने ओल्ड नॉलेज से ज्यादातर कैंडिडेट डाउट पूछते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका बेनिफिट नहीं लेते।